फ्रेंड्स, प्लीज स्किप मत करो भाई। प्लीज वीडियो को पूरा देखा करो, थोड़ा तो सपोर्ट कर दो और प्लीज भाई वीडियो को शेयर किया करो। अब आज का पहला एपिसोड शुरू करते हैं, एपिसोड 58। लेकिन यहाँ 36 पूर्वी साम्राज्य में ज्यादातर लोग इसकी असली कीमत नहीं समझते थे। दरअसल मुख्य वजह यह थी कि ली आयरन एक्सयूएन जिंक का इस्तेमाल बहुत आम नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों को नहीं लगता था कि इसकी कोई खास कीमत है। इसीलिए पूर्वी 36 साम्राज्यों में ली आयरन एक्सयूएन जिंक की कीमत उससे बहुत कम थी जितना अरब जानता था। बेशक अरब के लिए यह स्वाभाविक रूप से अच्छी बात थी, चूंकि दाम कम थे उसे बहुत ज्यादा स्पिरिट स्टोन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। ली आयरन एक्सयूएन जिंक की शुरुआती कीमत घोषित होने के बाद अरब ने झट से दिलचस्पी दिखाई और चिल्लाया, 35 उत्तम ग्रेड स्पिरिट स्टोन, 40। हालांकि ली आयरन एक्सयूएन जिंक की ज्यादा मांग नहीं थी, फिर भी 40 उत्तम ग्रेड स्पिरिट स्टोन कईयों की पहुंच में था। एक के बाद एक लोग दाम बढ़ाने लगे, 43, 45। लेकिन दूसरे खजानों की तुलना में बोली लगाने की रफ्तार बहुत धीमी थी। हर कोई बस थोड़े थोड़े स्पिरिट स्टोन बढ़ाता जा रहा था, जिससे साफ था कि वो ली आयरन एक्सयूएन जिंक को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। ये वैसी चीज थी जिसे लोग ले लें तो ठीक, न भी लें तो भी काम चल जाएगा। बोली की इतनी सुस्त रफ्तार देखकर वेस्टविंड सिटी लॉर्ड थोड़ा असहज से दिखे। जब लगा कि कीमत अब ठहरने ही वाली है, तभी अचानक एक आवाज ने सबको चौंका दिया और सबको हैरान कर दिया, 80 उत्तम ग्रेड स्पिरिट स्टोन। आवाज शांत और पूरे आत्मविश्वास से भरी थी। सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे उसे वहां मौजूद हर किसी की जरा भी परवाह नहीं, जैसे उसके लिए स्पिरिट स्टोन मिट्टी के मोल हो। अरब ने गौर से देखा कि आखिर किसने अचानक से इतनी ज्यादा कीमत बढ़ा दी। हैरानी की बात थी कि वो हराका था। बाकी सब लोग भी हैरान रह गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि हराका है, सब खामोश हो गए। आखिरकार हराका का रुतबा बहुतों को डराने के लिए काफी था। कुछ चंद दलों को छोड़कर बाकी कोई भी युद्ध सम्राट रैंक के योद्धा को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। अपनी बोली के बाद सबको खामोश होते देख हराका गर्व से मुस्कुराया। वो बिल्कुल यही असर चाहता था। धीरे से हराका ने कहा, दोस्तों, मेरे गुरु को एक खास साधना विधि की साधना के लिए इसलिए आयरन एक्सयूएन जिंक की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे थोड़ा सम्मान देंगे और ये चीज मुझे लेने देंगे। आपका क्या ख्याल है? अपने गुरु का सीधे जिक्र करके उसकी बातों की धमकी और भी साफ हो गई। इस बार हराका सचमुच अपने गुरु के लिए ही ली आयरन एक्सयूएन जिंक लेने आया था। उसे यकीन था कि जैसे ही उसके गुरु का नाम आएगा, कोई भी उससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करेगा। खामोश भीड़ को देखकर वो बहुत संतुष्ट हुआ। यही उसका रुतबा था। उसके गुरु का नाम आते ही सबको झुकना पड़ता था। फिर हराका ने कहा, वेस्टविंड सिटी लॉर्ड, आप अब इस चीज के मालिक की घोषणा कर सकते हैं। 100 उत्तम ग्रेड स्पिरिट स्टोन। अरब ने अचानक बीच में टोका। हाँ, हराका सकते में आ गया। ऐसे मौके पर उससे मुकाबला करने की हिम्मत किसमें थी? सब हैरान थे, यहां तक कि वेस्टविंड सिटी लॉर्ड भी। उन्हें पहले ही लगने लगा था कि ली आयरन एक्सयूएन जिंक का सौदा तय हो गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से किसी ने फिर भी हराका से मुकाबला करने की हिम्मत कर दी। इससे वेस्टविंड सिटी लॉर्ड को खुशी ही हुई, क्योंकि मुकाबले का मतलब था ज्यादा कीमत। किसी ने सचमुच हराका से मुकाबला करने की हिम्मत कर दी। हराका ने तो अपने गुरु का नाम ले दिया था, फिर भी ये शख्स उसे इज्जत न देने की जुर्रत कर रहा है। कमाल है। मेरा अंदाजा है कि ये कोई बेखौफ नौजवान है जिसे नहीं पता कि हराका का गुरु कौन है। किसी को अपने सामने चुनौती देते देख हराका तुरंत गुस्से में आ गया। दोस्त, मैं फिर से नहीं दोहराना चाहता, मेरे गुरु को इस खजाने की जरूरत है। मुझे थोड़ी इज्जत दो। अगर मना करोगे तो मेरा डर है कि मेरे गुरु जी खुश नहीं होंगे। उसने आखिरी शब्दों पर बहुत जोर देकर कहा। उसकी बातों के पीछे की धमकी कोई भी साफ सुन सकता था। अगर अरब ने मुकाबला जारी रखा तो हराका बाद में उसे जरूर भुगताएगा। अरब ने स्वाभाविक रूप से इसका मतलब समझ लिया, लेकिन उसका जवाब बहुत आसान था। तुम्हारे गुरु, माफ करना, उनके बारे में कभी नहीं सुना। अगर अब और बोली नहीं लगानी तो मैं ये ली आयरन एक्सयूएन जिंक ले लूं। अच्छा, बहुत अच्छा लड़के, मैं तुझे याद रखूंगा। मुझ हराका से खजानों और स्पिरिट स्टोन का मुकाबला करेगा, मैं तुझे पछताने पर मजबूर कर दूंगा। हराका ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि सामने वाला शख्स असल में अरब था, वही शख्स जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था और जिसने पहले भी उसकी बेइज्जती करवाई थी। अगर वो जानता तो उसके चेहरे के भाव अब जरूर कुछ और होते। हराका बेहद आत्मविश्वासी था।
उसे यकीन था कि वेस्ट विंड सिटी में कोई भी ली आयरन एक्सयूएन जिंग के लिए उससे मुकाबला नहीं कर सकता। आखिर उसके गुरु ने इस मौके के लिए उसे भारी मात्रा में उत्तम ग्रेड स्पिरिट स्टोन दिए थे। ये सोचते हुए हराका और भी ज्यादा आत्मविश्वास से भर गया और सीधे चिल्लाया, 200 उत्तम ग्रेड स्पिरिट स्टोन। 210। आरब ने शांति से जवाब दिया, सिर्फ 10 बढ़ाकर। ऐसा नहीं था कि आरब के पास स्पिरिट स्टोन की कमी थी, वो बस हराका की तरह ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहता था। अगर उसने अचानक से बहुत ज्यादा कीमत बढ़ा दी तो लोगों को उसकी पहचान पर शक हो सकता था। इसलिए आरब ने जानबूझकर धीरे धीरे कीमत बढ़ाई। इस पर कई लोग मजाकिया अंदाज में हंसने लगे। जरूर कोई नया अमीर होगा जो कहीं से आ धमका है, सिर्फ 10 बढ़ाए। साफ है कि हराका उससे कहीं ज्यादा अमीर है। भीड़ की बातें सुनकर हराका और भी ज्यादा गर्व महसूस करने लगा। आरब को लगातार बोली लगाते देख उसने जोर से चिल्लाकर कहा, 300 उत्तम ग्रेड स्पिरिट स्टोन। 310। आरब ने बेप्सी से कहा, 400। हराका गुस्से से चिल्लाया, लड़के, अगर तेरे पास काफी स्पिरिट स्टोन नहीं है तो ढोंग करना बंद कर। 410। आरब ने शांति से जवाब दिया। 500। हराका ने फिर से कीमत बढ़ा दी। 500 सुनकर आरब का माथा आखिरकार हल्का सा सिकुड़ गया। क्या हुआ, स्पिरिट स्टोन खत्म हो गए? हराका ने गर्व से ताना मारा। साफ साफ बता दूं, अगर तूने और कीमत बढ़ाने की हिम्मत की तो मैं भी बढ़ाऊंगा। मेरे पास स्पिरिट स्टोन की कभी कमी नहीं रही। वो आरब की प्रतिक्रिया को पूरी तरह गलत समझ बैठा। आरब ने इसलिए माथा नहीं सिकोड़ा कि उसे कीमत से डर लग रहा था, बल्कि इसलिए कि उसे एहसास हो गया कि हराका जैसे शख्स के सामने कम रहना बेकार है। कुछ लोग तभी समझते हैं जब उन्हें पूरी तरह कुचल दिया जाए। साफ तौर पर हराका उन्हीं लोगों में से एक था। शुरू में आरब ने बस यही सोचा था कि धीरे धीरे कीमत बढ़ाकर हराका को हार मानने पर मजबूर कर देगा। इस तरह उसके स्पिरिट स्टोन भी बच जाते। लेकिन हराका को बस समझ ही नहीं आ रही थी। सिर्फ हराका ही नहीं, बल्कि आसपास के योद्धा भी आरब पर हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो अपनी बेवकूफी करवा रहा है। हराका के साथ खजानों पर मुकाबला करना सचमुच एक बेवकूफी भरा फैसला माना जा रहा था। सब ताने सुनते हुए आरब ने कंधे उचकाए और शांति से कहा, 1000 शुद्ध स्पिरिट स्टोन। पूरी जगह पर एकदम से सन्नाटा छा गया। सब दंग रह गए। क्या 1000 शुद्ध स्पिरिट स्टोन? ये लड़का तो पागल हो गया है। हराका भी सकते में आ गया। उसने आरब की तरफ इशारा करके गुस्से से चिल्लाया, लड़के, अगर तेरे पास सचमुच इतने स्पिरिट स्टोन नहीं है तो बेवजह बोली मत लगा। तुझे अंजाम पता है। अगर वेस्ट विंड बिजनेस एसोसिएशन ने तुझे छोड़ भी दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आरब ने सुस्ती से जम्हाई ली। क्या हुआ? हराका अब बोली नहीं लगा रहा। मेरे पास स्पिरिट स्टोन है या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? वेस्ट विंड सिटी लॉर्ड ने फौरन पूछा। हराका, क्या आप बोली जारी रखना चाहते हैं? हराका का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, क्योंकि वो अपनी हद तक पहुंच चुका था। उसके गुरु ने उसे सिर्फ 800 शुद्ध स्पिरिट स्टोन दिए थे। शुरू में इतनी रकम ली आयरन एक्सयूएन जिंग खरीदने के लिए जरूरत से ज्यादा ही थी। लेकिन आरब ने अचानक से कीमत बढ़ाकर 1000 कर दी। थोड़ी देर पहले कैसे उसने आरब का मजाक उड़ाया था, ये सोचकर हराका शर्म के मारे जमीन में गड़ जाना चाहता था। ठीक उसी वक्त आरब ने शांति से ये भी जोड़ दिया, मुझे याद है कि हराका ने पहले कहा था कि जैसे ही मैं दाम बढ़ाऊंगा तुम भी बढ़ाओगे, तो फिर अब क्यों नहीं बढ़ा रहे? हराका का दिल कर रहा था कि 10 और शुद्ध स्पिरिट स्टोन जोड़ दे। बदकिस्मती से उसके पास इतने बचे ही नहीं थे। मजबूरी में हराका ने पूछा, वेस्ट विंड सिटी लॉर्ड, क्या मैं बाद में भुगतान कर सकता हूँ और मेरे गुरु बाद में पेमेंट चुका देंगे? हराका, ऐसा नहीं कि मुझे आपके गुरु के वादे पर भरोसा नहीं, लेकिन ऐसा कोई नियम कभी रहा ही नहीं। वेस्ट विंड सिटी लॉर्ड ने उलझन में जवाब दिया। हराका गुस्से और बेइज्जती से भर गया। वो सिर्फ ठंडी निगाहों से आरब को घूर सका। लड़के, बस तू देखते रह। ये कहने के बाद हराका मुड़ा और चला गया। उसके चेहरे के भाव देखकर सबको अच्छी तरह समझ आ गया कि ये मामला यकीनन शांति से खत्म नहीं होगा। सबको पता था कि हराका इतनी आसानी से माफ करने वालों में से नहीं था। आरब को इस सब से बहुत फर्क नहीं पड़ा। सच कहूं तो उसने कभी हराका से झगड़ा करने की सोची भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गया। फिर भी सिर्फ इसलिए कि वो मुसीबत नहीं ढूंढता था। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसीबत से डरता था। सैनिकों को सैनिक रोकेंगे और पानी को मिट्टी। आरब ने वेस्ट विंड सिटी लॉर्ड की तरफ देखा और पूछा, वरिष्ठ वेस्ट विंड सिटी लॉर्ड, क्या मैं अबली आयरन एक्सयूएन जिंग ले सकता हूँ?
वेस्ट विंड सिटी लॉर्ड को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ली आयरन एक्सयूएन जिंग सचमुच 1000 शुद्ध स्पिरिट स्टोन में बिक गया। खुशी से मुस्कुराते हुए उन्होंने झट से कहा, 1000 शुद्ध स्पिरिट स्टोन। अगर कोई और ऊंची बोली नहीं लगाता तो ये खजाना इस नौजवान दोस्त का हुआ। आखिर में किसी ने और दाम नहीं बढ़ाया। ली आयरन एक्सयूएन जिंग आधिकारिक रूप से आरब का हो गया। चूंकि नीलामी तुरंत निपटाई जाती थी, आरब ने सीधे स्पिरिट स्टोन निकाले और सौदा पूरा कर लिया। स्पिरिट स्टोन चेक करके सब सही पाए जाने के बाद वेस्टविंड सिटी लॉर्ड का चेहरा खुशी से भर गया। उसी वक्त कई लोगों, जिनमें हरा का भी शामिल था जो निकास द्वार के पास खड़ा था, के चेहरे के भाव हल्के से बदल गए। पहले तो उन्हें लगा था कि आरब सिर्फ ढोंग कर रहा था, लेकिन अब साफ था कि उसके पास सचमुच इतनी दौलत थी। बोली की इस जंग को देखते हुए जानबी ने धीरे से पूछा, क्या सचमुच इसलिए आयरन एक्सयूएन जिंग के लिए 1000 शुद्ध स्पिरिट स्टोन खर्च करना सही रहा? आरब ने मुस्कुराकर कहा, कौन सोचे कि ये सही है या नहीं, मेरे लिए तो 2000 शुद्ध स्पिरिट स्टोन भी मंजूर होते। उसने जो कहा वो सच था, भले ही कीमत शुरुआती दाम से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। आरब को ली आयरन एक्सयूएन जिंग की असली कीमत और इससे मिलने वाली मदद का अंदाजा था, तो ये कीमत पूरी तरह कबूल थी। जैसी उम्मीद थी, तुम सच में बहुत अमीर हो, जानबी ने धीरे से बुदबुदाया। आरब ने बस मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा। नीलामी का आखिरी खजाना कीमती था, लेकिन आरब के लिए बेकार था, इसलिए उसने उस पर बोली नहीं लगाई। आखिर में वो आखिरी खजाना सिर्फ 400 शुद्ध स्पिरिट स्टोन में बिका, जो ली आयरन एक्सयूएन जिंग से काफी कम था। नीलामी पूरी तरह खत्म होने से पहले ही आरब उठा और जानबी के साथ बाहर निकल गया। जैसे ही वो गए, कई ताकतवर दलों ने चुपके से अपने लोगों को उनका पीछा करने भेज दिया। यहां तक कि हराका, जो पहले ही जा चुका था, अचानक फिर से प्रकट हुआ और चुपके से उनके पीछे लग गया। भला आरब इस बात को कैसे नहीं नोटिस कर सकता था? लूना की दिव्य आत्मा जांच के साथ उनके आसपास की हर चीज साफ दिख रही थी। फिर भी आरब ने कुछ भी छिपाने की जहमत नहीं उठाई। वो सीधे सराय लौट आया और बाहर की सारी हरकतें अस्थायी रूप से रुक गई। आखिरकार ये अब भी वेस्टविंड सिटी थी। ये लोग चाहे कितने ही घमंडी क्यों न हो, उन्हें वेस्टविंड सिटी की थोड़ी इज्जत तो करनी ही थी और शहर के अंदर बदतमीजी नहीं कर सकते थे। उससे भी जरूरी बात यह थी कि अगर ये लोग उस पर हमला भी कर देते तो भी आरब को जरा भी डर नहीं था। चूंकि ऐसा था तो उसके छिपने की भी कोई जरूरत नहीं थी। सराय लौटने के बाद आरब और जानबी अस्थायी रूप से अलग हो गए। आरब ने बेसब्री से तुरंत ली आयरन एक्सयूएन जिंग बाहर निकाली। युवा मालिक, बाहर कम से कम 1 दर्जन दिव्य आत्माएं हम पर नजर गड़ाए हुए हैं, लूना ने उसे आगाह किया। वरिष्ठ लूना, मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। उन दिव्य आत्माओं को रोकने के लिए कई परतों के प्रतिबंध और गठन लगा दीजिए। उसके बाद उन्हें अनदेखा कर दीजिए। मैं अब पर्वत ध्वन शैली की साधना शुरू करने वाला हूं, आरब ने उत्साह से कहा। लूना ने झट से सहमति दे दी। कई मछली लड़कियों के साथ मिलकर उसने बड़ी कुशलता से ढेरों प्रतिबंधित गठन लगा दिए। उनकी हरकतें तेज थी और नोटिस करना लगभग नामुमकिन। जल्द ही दिव्य आत्माओं से जासूसी कर रहे योद्धा हैरान रह गए, क्योंकि वो अब आरब को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। उसी वक्त आरब ने आधिकारिक रूप से पर्वत ध्वंस शैली की साधना शुरू कर दी। सबसे पहले उसे ली आयरन एक्सयूएन जिंग के अंदर की सारी शक्ति अपने शरीर में शुद्ध करनी थी। पर्वत तोड़ शैली की साधना के लिए ली आयरन एक्सयूएन जिंग का सार बहुत जरूरी था। आरब ने कुशलता से अपना हाथ बढ़ाया और सावधानी से ली आयरन एक्सयूएन जिंग से शक्ति अपने शरीर में सोख ली। धरती के रंग की ऊर्जा मोटी रस्सियों की तरह दिख रही थी, जिसने रेखाएं बनाई और धीरे धीरे आरब के शरीर में प्रवेश किया। ऐसा लग रहा था मानो एक पुल ने आरब के शरीर और ऊर्जा को जोड़ दिया हो। जैसे जैसे ऊर्जा आरब के शरीर में प्रवेश करती गई, ली आयरन एक्सयूएन जिंग का आकार धीरे धीरे छोटा होता गया। वक्त धीरे धीरे बीतता रहा। 1 घंटा, 2 घंटे, तीसरे घंटे तक ली आयरन एक्सयूएन जिंग एक धमाके के साथ अचानक चकनाचूर हो गया और उसकी सारी शक्ति आरब पूरी तरह सोख चुका था। ऊर्जा उसके शरीर में पहुंच गई और आरब ने तुरंत साधना का अगला चरण शुरू कर दिया। पलक झपकते ही 1 दिन गुजर गया, लेकिन 1 दिन बाद भी आरब की साधना पूरी नहीं हुई। 2 दिन बाद भी नहीं, 3 दिन बाद भी नहीं, 5 दिन बाद भी नहीं, करीब 10 दिन बाद आरब के चारों तरफ धूल की तरह धूसर रंग के कण भर गए। लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि ये वाकई शुद्ध ऊर्जा थी। अचानक सारी ऊर्जा तेजी से आरब के शरीर में घुस गई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दी।
अपनी आस्तीन की एक लहर से हवा में सदमे की लहरें फैल गई। जब उसने मुट्ठी बांधी तो ऐसा लगा मानो आसपास की जगह ही जोर से कांप गई हो। बुरा नहीं, मेरी साधना बहुत आसानी से हो गई। आरब खुशी से हंस पड़ा। युवा मालिक को पर्वत तोड़ शैली में सफलतापूर्वक महारत हासिल करने की बधाई, लूना ने खुशी से कहा। आरब जोर से हंसा। थंडरबोल्ट स्ट्राइक की तुलना में पर्वत तोड़ शैली कहीं ज्यादा विध्वंसक और दबंग है, लेकिन मुझे यही पसंद है। बोलने के बाद आरब ने पूछा, वैसे अब भी कितने लोग चोरी छिपे सराय पर नजर रखे हुए हैं? उनमें से ज्यादातर जा चुके हैं, सिर्फ हराका अब भी देख रहा है। जब से आपने ली आयरन एक्सयूएन जिंग खरीदा है, वो हार मानने को तैयार नहीं। वो 10 दिनों से भी ज्यादा से आप पर नजर रखे हुए है, लूना ने जवाब दिया। आरब ने शांति से सिर हिलाया। बाकी दल बस उसके बारे में उत्सुक थे और उनके मन में उसके प्रति कोई गहरी नफरत नहीं थी। उसे इतने दिनों तक सराय के अंदर बिना बाहर निकले साधना करते देखकर उनमें से ज्यादातर ने स्वाभाविक रूप से उम्मीद छोड़ दी। आखिरकार ये वेस्ट विंड सिटी थी, यहाँ कोई मनमानी नहीं कर सकता था, और जिस सराय में आरब ठहरा था उसका भी कुछ रुतबा था। शहर के अंदर हमला करना नामुमकिन था। तो आखिर में सबने हार मान ली, सिर्फ हराका बचा रहा। आरब ने अपना माथा रगड़ा। अगर हराका मुझ पर नजर रखना चाहता है तो ठीक है, लेकिन उससे निपटने से पहले मुझे पहले मिस जानवी से मिलना है। ये कहने के बाद आरब तुरंत खड़ा हो गया। मिस जानवी, आरब ने जानवी के कमरे के बाहर आवाज लगाई। अंदर आ जाओ, जानवी ने झट से जवाब दिया। कमरे में जाने के बाद आरब ने देखा कि जानवी उसे ध्यान से घूर रही है। तुम्हारी एकांत साधना पूरी हो गई? उसने पूछा। हाँ, मेरी साधना खत्म हो गई मिस जानवी, अब हमारे वेस्ट विंड सिटी छोड़ने का वक्त हो गया है, आरब ने जवाब दिया। वेस्ट विंड सिटी छोड़ दें? इतनी जल्दी? जानवी का माथा हल्का सा सिकुड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरब को इतनी जल्दी क्यों है। आरब ने एक गहरी सांस ली। मुझे एक बुरा एहसास हो रहा है। क्या हराका की वजह से? जानवी ने अंदाजा लगाया। आरब ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, हराका इतना अहम नहीं कि मुझे बेचैन कर दे। ये बुरा एहसास कहीं और से आ रहा है, लेकिन मैं इसे साफ पहचान नहीं पा रहा। फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि वेस्ट विंड सिटी हमारे लिए लंबे समय तक रुकने की जगह नहीं है। हम तो पहले ही रूप बदलने की तकनीक से अपनी शक्लें बदल चुके हैं। भले ही हम उन लोगों के सामने खड़े हो जाए जो हमें मारना चाहते हैं, फिर भी वो हमें नहीं पहचान पाएंगे। तो आखिर हमें किस बात का डर है? जानवी ने धीरे से पूछा। ऐसा नहीं था कि उसे लगता था कि आरब जरूरत से ज्यादा सावधान हो रहा है। वो बस यही नहीं चाहती थी कि वो हर वक्त इतना तनाव में और थका हुआ रहे। आरब हंसे बिना नहीं रह सका। मिस जानवी, कई बार खतरों से बच निकलने के अपने अनुभव से मैं आपको ये बता सकता हूँ, हम जैसे लोग तब तक सचमुच आराम नहीं कर सकते जब तक हम वाकई किसी सुरक्षित जगह न पहुंच जाए। हमें जितनी जल्दी हो सके निकल लेना चाहिए और देर नहीं करनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से जानवी आरब के फैसले का विरोध नहीं करती थी। उसे इतना दृढ़ देखकर उसने सिर हिला दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। अच्छा, तो फिर अभी चलते हैं। मिस जानवी, अपना सामान तैयार कर लीजिए, आरब ने कहा। करीब आधे दिन बाद जानवी ने सामान पैक कर लिया और दोनों वेस्ट विंड सिटी के बाहरी इलाके की तरफ निकल पड़े। इस बीच हराका पूरे वक्त चुपके से सराय के बाहर नजर रखे हुए था। उसने साफ देखा कि आरब और जानवी बाहर निकले। ये देखकर हराका का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। मुझे पता ही था कि ये बदमाश हमेशा अंदर नहीं रहेगा। इसकी जल्दबाजी देखकर साफ है कि ये शहर छोड़ना चाहता है। लोन वुल्फ तिकड़ी, क्या तुम हमेशा से मेरे गुरु के अधीन काम करना नहीं चाहते थे? अब तुम्हारा मौका आ गया है। तथाकथित लोन वुल्फ तिकड़ी 3 बूढ़े आदमी थे जो बैसाखियां पकड़े हुए थे और जिनके चेहरे बदसूरत दागों से भरे थे। तीनों की बाहों पर भेड़िए के निशान गुदे हुए थे और उनकी साधना युद्ध समर्थ रैंक के 5वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। ये लड़का, लोन वुल्फ तिकड़ी के बड़े भाई ने ठंडी निगाहों से आंखें सिकोड़ी। हराका ने बाहें क्रॉस की और ताना मारा। हाँ, यही लड़का। इस अंधे मूर्ख ने मुझ हराका से चीज छीनने की हिम्मत की। जब तक तुम आज इसे मार डालते हो, मैं वादा करता हूं कि तुम मेरे गुरु के अधीन काम कर सकते हो। तुम तीनों पहले से ही स्वतंत्र साधकों में मशहूर हो। तुम में बस किसी सहारे की कमी है। अपने गुरु के शिष्य के तौर पर मैं तुम्हें वो मौका देने को तैयार हूं। क्या तुम्हें ये मौका नहीं चाहिए? ये सुनकर कि वो हराका के गुरु के अधीन काम कर सकते हैं, लोन वुल्फ तिकड़ी ललचा गई। सबको पता था कि हराका का गुरु कौन था। एक बहुत ही दुर्लभ युद्ध सम्राट रैंक का स्वतंत्र साधक।
उनके जैसे स्वतंत्र साधकों के पास न कोई पनाह थी, न सहारा। उनकी बदनामी और भविष्य की संभावनाओं की कमी के चलते कोई भी दल उन्हें नहीं चाहता था। इसलिए वो हमेशा से किसी ताकतवर का सहारा ढूंढते थे, और हराका का गुरु स्वाभाविक रूप से एक बेहतरीन विकल्प था। हराका, चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए इस लड़के को निपटा देंगे। भाइयों, चलो इनका पीछा करो, बड़े भाई ने चिल्लाकर कहा। लोन वुल्फ तिकड़ी झट से आरब के पीछे दौड़ पड़ी। उस वक्त आरब अब भी शांति से वेस्ट विंड सिटी के बाहरी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, मानो उसे अपने पीछे हो रही हर चीज की बिल्कुल खबर न हो। बहुत जल्द वो शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गया। करीब 1000 किलोमीटर का सफर करने के बाद आरब आखिरकार एक सुनसान इलाके में रुका। फिर उसने आराम से कहा, तुम लोग काफी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, अब बाहर आने का वक्त हो गया। आरब की बातों ने पास छिपे लोगों को साफ तौर पर चौंका दिया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद छिपे हुए लोग आखिरकार बाहर आ ही गए। कुल 4 लोग थे, 3 बदसूरत बूढ़े और एक खूबसूरत नौजवान। वो स्वाभाविक रूप से लोन वुल्फ तिकड़ी और हराका थे। ये तुम लोग हो, लोन वुल्फ तिकड़ी, और तुम? जानवी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। साफ था कि उसने कभी नोटिस नहीं किया था कि उनका पीछा किया जा रहा था। लेकिन आरब ने शांति से अपने हाथ पीठ पीछे करके खड़ा रहा, क्योंकि उसे शुरू से ही पता था कि हराका उसे निशाना बना रहा था। आरब, जानवी का माथा हल्का सा सिकुड़ गया। वो आरब को आगाह करना चाहती थी कि लोन वुल्फ तिकड़ी बहुत क्रूर और खूंखार मशहूर थी और उसे सावधान रहना चाहिए। लेकिन आरब ने धीरे से अपना हाथ उठाकर जानवी को बोलने से रोक दिया। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास से भरे लग रहे थे। वो कोई झूठा घमंड नहीं कर रहा था। हराका ने सचमुच उसे बहुत कम आंका। क्या हराका को सच में लगता था कि युद्ध समर्थ रैंक के 5वें स्तर के 3 योद्धाओं को लाना उसे मारने के लिए काफी होगा? आरब लगभग हंस पड़ा। उसे सच में नहीं पता था कि हराका बस उसे कम आंक रहा था या सचमुच खुद मौत को बुलावा दे रहा था। लोन वुल्फ तिकड़ी और हराका को साफ तौर पर यकीन था कि आरब के पास उनके खिलाफ बचने की कोई उम्मीद नहीं। खासकर हराका, जिसने ठंडी हंसी के साथ कहा, लड़के, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि इंतजार कर और देख, और अब हम फिर मिल रहे हैं। और फिर? आरब ने शांति से जवाब दिया। हराका एक पल के लिए ठिठक गया। उसे उम्मीद थी कि आरब डर जाएगा, उसे उम्मीद थी कि आरब घबरा जाएगा, तभी तो हराका को संतुष्टि मिलती। लेकिन आरब ने जरा भी डर नहीं दिखाया। उल्टा वो पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। हराका ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? गुस्से से दांत पीसते हुए हराका चिल्लाया, लड़के, लगता है तू वाकई तब तक नहीं रोएगा जब तक तुझे अपनी कब्र न दिख जाए। क्या तुझे सच में लगता है कि ली आयरन एक्सयूएन जिंग अब तेरा है? मुझे नहीं पता तुझे इतने स्पिरिट स्टोन कहाँ से मिले, लेकिन तू साफ तौर पर एक बात नहीं समझता। अगर तेरे पास ताकत नहीं है तो अपनी दौलत को यूं ही मत दिखाया कर, समझा? ये कहने के बाद हराका अब और बातें करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने हाथ हिलाया। लोन वुल्फ तिकड़ी, ये काम मैं तुम पर छोड़ता हूं, इसे खत्म करो। लोन वुल्फ तिकड़ी ने अपने होंठ चाटे और आगे बढ़ी। लड़के, कम से कम अपना नाम तो बता दे। हमारे नियमों के मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि बेनाम लोगों को न मारें, ताकि वो कम से कम ढंग से परलोक जा सके। बड़े भाई ने ठंडे स्वर में कहा, तुम इस लायक नहीं हो। आरब ने धीरे से जवाब दिया। लोन वुल्फ तिकड़ी सकते में आ गई। फिर तीनों अचानक जोर जोर से हंसने लगे, मानो उन्होंने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। बड़े भाई ने ठंडी हंसी दी। लड़के, अगर तेरा मकसद हमें गुस्सा दिलाना था तो मुबारक हो, तू कामयाब हो गया। चूंकि ऐसा है तो अब इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं कि तू ढंग से परलोक जा पाएगा या नहीं। बस अपनी मौत कबूल कर। उसके बोलते ही दूसरे और तीसरे भाई ने तुरंत अपनी ऊर्जा छोड़ दी। युद्ध समर्थ रैंक का 5वां स्तर। तीनों ही बिना किसी शक के युद्ध समर्थ रैंक के 5वें स्तर के तीनों योद्धा मिलकर बेहद डरावने थे। हराका पास खड़ा होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ सब कुछ सामने होता देख रहा था। उसकी राय में ये टीम आरब को मारने के लिए जरूरत से ज्यादा थी। लेकिन बहुत जल्द उसके चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि अगले ही पल आरब ने भी अपनी ऊर्जा छोड़ दी। जैसे ही आरब की ऊर्जा फैली, लोन वुल्फ तिकड़ी का सारा आत्मविश्वास तुरंत गायब हो गया। उनकी आंखें अविश्वास से खैल गई। युद्ध समर्थ रैंक का 6ठा स्तर। इतनी कम उम्र का कोई पहले ही युद्ध समर्थ रैंक के 6ठे स्तर तक कैसे पहुंच सकता है? लोन वुल्फ तिकड़ी सदमे में चिल्लाई, जब मैंने पहले कहा था कि तुम मेरा नाम जानने लायक नहीं हो, तो मैं मजाक नहीं कर रहा था।
आरब ने शांति से कहा, लेकिन साफ है कि तुमने मेरा मतलब गलत समझा। लड़के, ज्यादा घमंड मत कर। हमने पहले भी युद्ध समर्थ रैंक के 6ठे स्तर के योद्धा मारे हैं। चल तुझे अपनी ताकत दिखाते हैं। लोन वुल्फ तिकड़ी गुस्से से दहाड़ी। तीनों भाई साथ मिलकर एकदम सटीक तालमेल से काम करते थे और उन्होंने पहले कई योद्धाओं को मारा था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने युद्ध समर्थ रैंक के 6ठे स्तर के योद्धा भी मारे थे। जैसे ही उन्होंने हमला किया, तीनों ने एकदम एक जैसी साधना विधि का इस्तेमाल किया। ये तकनीक बेहद भयानक दिख रही थी। जैसे ही ये सामने आई, उनके सिरों के ऊपर एक भेड़िए की आत्मा प्रकट हो गई। भेड़िए की आत्माओं की आंखें ठंडी और दुष्ट थी। जैसे ही वो प्रकट हुई, उन्होंने दर्द भरी चीखें निकाली और सीधे आरब को घूरने लगी। सिर्फ उनकी नजरें ही आम लोगों को कँपाने के लिए काफी थी। उसी वक्त आसपास का तापमान अचानक से काफी नीचे गिर गया। तो बात ऐसी है, एक ऐसी साधना विधि जो अपने आसपास के माहौल को बदलने में सक्षम है। जब तीनों भाई अपनी शक्ति मिलाते हैं तो जो ताकत पैदा होती है वो सचमुच असाधारण होती है। शायद युद्ध समर्थ रैंक के 7वें स्तर के योद्धाओं को भी इससे मुश्किल होगी। कोई हैरानी नहीं कि इन्हें लोन वुल्फ तिकड़ी कहा जाता है। आरब ने खुद से बुदबुदाया। उसकी बात खत्म होते ही उनके सिरों के ऊपर की भेड़िए की आत्माएं अचानक बिखर गई और तीनों भाइयों के शरीर में प्रवेश कर गई। उसी पल लोन वुल्फ तिकड़ी की आंखें खून से लाल हो गई। उनके सारे शरीर पर तेजी से बाल उग आए। उनके तीखे दांत बाहर निकल आए। जानवरों की तरह झुककर वो बिल्कुल आधे इंसान आधे भेड़िए वाले राक्षसों जैसे लग रहे थे। सख्त दिलचस्प, एक ऐसी साधना विधि जो इंसानों को दानव जानवरों से जोड़ती है। ऐसी तकनीकें बहुत दुर्लभ होती है। आरब झट से समझ गया कि वो किस तरह की साधना विधि इस्तेमाल कर रहे थे। प्राचीन काल में इंसानों और दानव जानवरों को जोड़ने वाली साधना विधियां दरअसल बहुत लोकप्रिय हुआ करती थी। उस वक्त इंसान अभी अभी उभरे थे और दूसरी जातियों की काबिलियतों की नकल करना पसंद करते थे। चूंकि दानव जानवर कबीला भी करीब करीब उसी दौर में सामने आया था, इंसानों को खासतौर पर उनकी नकल करना पसंद था। नतीजतन इंसानों ने इस तरह की साधना विधि बनाई और बेहतरीन नतीजे हासिल किए। मानना पड़ेगा कि ऐसी विधियां कई जातियों के खिलाफ बेहद ताकतवर थी, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। असली दानव जानवरों के खिलाफ इस्तेमाल करने पर यह बेहद बुरी साबित होती थी। हजारों साल पहले इंसानों और दानव जानवरों की महान लड़ाई के दौरान इन साधना विधियों की कमजोरियां पूरी तरह बेनकाब हो गई थी। जब ऐसी तकनीकें इस्तेमाल करने वाले योद्धा असली दानव जानवरों से लड़ते थे तो वो बिल्कुल वैसे ही लगते थे जैसे किसी सच्चे विशेषज्ञ के सामने छोटी मोटी तरकीबें दिखाना। ऐसा नहीं था कि साधना विधि खुद कमजोर थी, दरअसल ये बहुत ताकतवर थी। लेकिन असली दानव जानवरों के खिलाफ जानवरों की नकल वाली तकनीकों का इस्तेमाल करना बस मौत को बुलावा देना था। दानव जानवर कबीला स्वाभाविक रूप से इंसानों से कहीं बेहतर जानवरों की आदतों को समझता था। इसलिए जब भी ऐसी तकनीकों वाले इंसान दानव जानवरों से लड़ते, जानवर आसानी से उनकी सारी कमजोरियां देख लेते। नतीजतन इंसानों को बार बार हार का सामना करना पड़ा और इन साधना विधियों की खामियां पूरी तरह सामने आ गई। तब से बहुत कम इंसानों ने ये साधना विधि अपनाई। ऐसा नहीं था कि ये विधि खराब थी। दरअसल आरब को लगता था कि ये विधि बहुत सफल थी, लेकिन जो भी इसे अपनाता था उसे एक सच्चाई कबूल करनी पड़ती थी। जब तक वो सच्चे ड्रैगन या आकाशीय फीनिक्स जैसे दिव्य जानवरों की नकल करके उनसे कोई साधना विधि नहीं बनाते, उन्हें हमेशा दानव जानवरों से लड़ते वक्त कमजोरियों का सामना करना पड़ेगा। बेशक सच्चे ड्रैगन या आकाशीय फीनिक्स की नकल करना, ऐसे दानव जानवर को जिंदगी में एक बार देख लेना भी लगभग नामुमकिन था। बड़ी बुद्धिमत्ता से उस पर आधारित साधना विधि बना देना तो दूर की बात थी। इस मामले को अलग रखते हुए आरब ने फिर भी इस जगह ऐसी साधना विधि देखकर हैरानी जताई। आरब, सावधान! जानबी ने किनारे से चिंतित होकर चिल्लाई। लोन वुल्फ तिकड़ी 3 दिशाओं में बंट गई और झट से उसे घेर लिया। जानबी बेहद घबरा गई। पिछली बार आरब ने दानव अजगर की वजह से बुजुर्ग मुबासा और दूसरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। उसे नहीं पता था कि इस बार दानव अजगर फिर से आरब की मदद करेगा या नहीं। उसे नहीं लगता था कि खुद आरब की ताकत दानव अजगर जितनी थी। ये बहुत तेज है। आरब ने शांति से अपना आकलन दिया। इनकी हमले की ताकत भी काफी मजबूत है। आरब ने किनारे हटकर लोन वुल्फ तिकड़ी के हमलों द्वारा पीछे छोड़े गए लाल पंजों के निशानों को साफ देखा। पंजों के निशान 10 मीटर से ज्यादा लंबे थे। सोचना आसान था कि अगर लोन वुल्फ तिकड़ी सचमुच उसे मार पाती
तो नतीजा बिल्कुल भी मामूली नहीं होता। बेशक ये इस बात पर निर्भर करता था कि वो उसे पकड़ पाती या नहीं। उनकी रफ्तार और हमले की ताकत वाकई काबिले तारीफ थी, और जब तीनों मिलकर काम करते थे तो युद्ध समर्थ रैंक के 7वें स्तर के योद्धा के लिए भी मुश्किल खड़ी कर देते थे। बदकिस्मती से उनके लिए सामने वाला आरब था। जब जानवी घबराहट के साथ किनारे से देख रही थी, आरब तिकड़ी के हमलों से निपटते हुए खुद से बोला, मुझे बस इसी बात की चिंता थी कि पर्वत ध्वंस शैली को आजमाने के लिए मेरे पास कोई ठीक ठाक विरोधी नहीं है। लगता है ये तीनों भाई एकदम सही अभ्यास का निशाना है। ये सोचते ही आरब जोर से हंसा और फौरन एक आत्मिक हथियार भाला बाहर निकाला। भाला गहरे लाल रंग का था, इंसान के शरीर जितना लंबा और एक हाथ से पकड़ने लायक मोटा। देव संहारक भाला के रूप में विकसित होने से पहले ये भाला पर्पल ड्रैगन भाला जितना चलाने में आरामदेह नहीं था, लेकिन इसकी ताकत पुराने पर्पल ड्रैगन भाला से बहुत कम नहीं थी, क्योंकि ये एक जुआन तियान खजाना था। बेशक ये सिर्फ एक लोग्रेड जुआन तियान खजाना था। होंग्यान भाला कहलाने वाला ये भाला उन 3 जुआन तियान खजानों में से एक था जिसे आरब ने ग्रेट एम्परर के खजाना भंडार से चुना था। ऐसा खजाना ढूंढना जो वाकई उसे सूट करे आसान नहीं था। आरब को बहुत खुशकिस्मत लगा, क्योंकि तियांडू एम्परर के खजाना भंडार में लगभग सब कुछ था, और उसने कामयाबी से एक अच्छा भालानुमा हथियार ढूंढ लिया था जो अस्थायी रूप से देव संहारक भाला की जगह ले सकता था, जिसे वो यूं ही जाहिर नहीं कर सकता था। अब होंग्यान भाला हाथ में लिए आरब ने पल भर में अपनी तरफ बढ़ रही लोन वुल्फ तिकड़ी पर निशाना साध लिया। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, जिससे सीधा निशाना लगाना मुश्किल था। उस सूरत में एक बड़े इलाके पर हमला करना चाहिए। जैसे ही आरब ने बोलना खत्म किया, उसने लंबा भाला पकड़ा, हवा में ऊंचा छलांग लगाई और जबरदस्त ताकत से भाले को नीचे मारा। होंग्यान भाला जोर से नीचे जा गिरा। जैसे ही भाला जमीन पर लगा, आसपास की हवा जोरों से कांप उठी। जमीन और पास की चट्टानें तुरंत चकनाचूर हो गई। यही थी पर्वत ध्वंस शैली, एक भाले का वार जो पहाड़ों को तोड़ सकता था और धरती को चीर सकता था। बेशक पर्वत ध्वंस शैली सिर्फ पहाड़ों को नहीं तोड़ती थी, इसने आसपास की हवा के एक एक इंच को तबाह कर दिया। जैसे ही आरब का भाला नीचे उतरा, पर्वत ध्वंस शैली की असली ताकत बाहर की तरफ फट पड़ी और तेजी से चारों ओर तबाही फैल गई। लोन वुल्फ तिकड़ी को तुरंत खतरे का एहसास हो गया, लेकिन उनके पास प्रतिक्रिया करने का वक्त नहीं था। उनके मुंह से खून फूट पड़ा और वो तेजी से पीछे हट गए, लेकिन उनकी पीछे हटने की रफ्तार पर्वत ध्वंस शैली की फैलती ताकत से काफी धीमी थी। पलक झपकते ही लोन वुल्फ तिकड़ी का तीसरा भाई अब और बर्दाश्त न कर पाया। उसके शरीर को ढकने वाले बाल उस भयानक ताकत से चीर डाले गए और उसका शरीर एक लाश में बदल गया जो आसमान से गिर पड़ी। बचे हुए 2 भाइयों के पास तीसरे भाई की परवाह करने का वक्त नहीं था, क्योंकि वो खुद भी पर्वत ध्वंस शैली की ताकत में फंसे हुए थे। हमले का असर सिर्फ एक टक्कर के बाद खत्म नहीं हुआ। जल्द ही दूसरा भाई भी बर्दाश्त करने में नाकाम रहा। आखिरकार बड़े भाई का शरीर भी एक लाश में तब्दील होकर आसमान से गिर गया। पर्वत ध्वंस शैली के एक ही वार से पूरी लोन वुल्फ तिकड़ी का सफाया हो गया, और ये सब बस एक पल में हुआ। आरब को खुद भी थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसके हाथ का भाला अब भी उसके लिए पूरी तरह जाना पहचाना नहीं था। हालांकि ये एक जुआन तियान खजाना था, फिर भी पहली बार इस्तेमाल कर रहा था, और पुराने पर्पल ड्रैगन भाला के मुकाबले इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। इसके बावजूद पर्वत ध्वंस शैली के एक वार ने लोन वुल्फ तिकड़ी को पल भर में मार गिराया। उन्हें मारना कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। आरब को असल में हैरानी इस बात पर हुई कि ये कितनी जल्दी हो गया। बुरा नहीं, आरब ने बहुत संतुष्ट महसूस किया। उसने होंग्यान भाला एक पल के लिए थामा और फिर उसे रख लिया। जानवी, जो लड़ाई देख रही थी, पूरी तरह दंग रह गई। वो अविश्वास से आरब को घूरने लगी। उसने कभी सोचा नहीं था कि आरब इतनी आसानी से लोन वुल्फ तिकड़ी को हरा सकता है। पहले उसे लगता था कि बुजुर्ग मुबासा और बाकी लोग सिर्फ दानव अजगर की वजह से हारे थे। इसके बाद आरब ने अपनी नजर हराका पर डाली। हराका अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा। लोन वुल्फ तिकड़ी की लाशें, और इस सब का जिम्मेदार आरब। हराका, अब हमारे बीच का हिसाब कैसे चुकता करें? आरब ने आराम से पूछा। मुझे याद है तुमने पहले कहा था कि तुम मुझे मारना चाहते थे। ये सब एक गलतफहमी है, बस एक गलतफहमी। हराका ने हकलाते हुए और रहम की भीख मांगते हुए अपने बदलते चेहरे के साथ कहा। गलतफहमी? मुझे तो नहीं लगता, आरब ने ठंडे स्वर में जवाब दिया।
उसकी आंखों में खून की प्यास भराई जब वो धीरे धीरे हराका की तरफ बढ़ा। जैसे ही हराका ने आरब की हत्या की नीयत देखी, उसे एहसास हो गया कि आरब सचमुच उसे मारने की सोच रहा था। उसका शरीर कांप गया और उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत है मुझे मारने की? अगर मुझे मारा तो मेरा गुरु तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा गुरु? आरब ने कंधे उचकाए। सच कहूं हराका, मैंने पहले ही बहुतों को नाराज कर रखा है, तो कुछ और नाराज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा गुरु दूसरों को डरा सकता है, लेकिन मुझे नहीं डरा सकता। तो तुम आखिर हो कौन? हराका ने गौर से आरब को घूरा। उसे अचानक लगा कि ये शख्स अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन वो अब भी पहचान नहीं पाया कि ये असल में कौन है। आरब अब और हराका से बातें बर्बाद नहीं करना चाहता था। हराका अभी तक युद्ध समर्थ रैंक में भी दाखिल नहीं हुआ था, इसलिए उसे मारना आरब के लिए बाएं हाथ का खेल होता। मरो! आरब ने हमला करने की तैयारी की, लेकिन ठीक उसी पल लूना ने अचानक चिल्लाकर कहा, युवा मालिक, सावधान! आरब को तुरंत खतरे का एहसास हुआ। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई और वो तेजी से पीछे हट गया। उसी वक्त रोशनी का एक ब्लेड ठीक उसी जगह से गुजरा जहां कुछ पल पहले वो खड़ा था। जैसे जैसे रोशनी का ब्लेड हवा को चीरता गया, आसपास की जगह भी हल्की सी कांप उठी, मानो हवा खुद ही दो टुकड़ों में बंट गई हो। आरब के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि वो साफ महसूस कर सकता था कि उस हमले में कितनी भयानक ताकत थी। धम! रोशनी का ब्लेड जमीन पर जा टकराया, जिससे तुरंत दसियों मीटर लंबी एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई। आरब को साफ पता था कि अगर वो थोड़ा सा भी धीरे हटता तो शायद अब तक मर चुका होता। आरब ने सिर उठाकर देखा तो आसमान में दर्जनों लोग दिखाई दिए। उनकी अगुवाई कर रहा था उसका पुराना जान पहचान का ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय। जैसे ही उसने उन्हें देखा, आरब का दिल जोर से धड़क उठा। उसने फौरन हाथ हिलाया, जिससे शेप-शिफ्टिंग लिक्विड फायर बाहर निकला और जानवी को अपने पीछे खींच लिया। जानवी अब भी उलझन में थी। तब जाकर उसे होश आया जब आरब ने उसे पीछे खींचा। जैसे ही उसने ब्लैक ड्रैगन सेट के सदस्यों और उस दुश्मन को देखा जिसने उसके गुरु को पकड़ा था, उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और मरने को तैयार हो गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि आरब क्या करने वाला था। वो खुद तो बिना किसी पछतावे के मर सकती थी, लेकिन आरब का क्या? क्या ये बड़े अफसोस की बात नहीं होगी अगर वो आज उसकी वजह से यहां मर गया? इस बीच हराका ने तुरंत ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय को अपना मसीहा मान लिया। हाफते हुए वो उसकी तरफ भागा। वरिष्ठ ब्लैक स्कॉर्पियन, वरिष्ठ ब्लैक स्कॉर्पियन, मुझे बचा लीजिए! हराका चिल्लाया। मेरे गुरु आपके दोस्त हैं, आप मुझे यूं मरता हुआ नहीं देख सकते। ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय ने हाथ बढ़ाकर हराका को अपने पास खींच लिया। भतीजे हराका, चिंता मत करो, उसने कहा। तुम्हारे गुरु से मेरी गहरी दोस्ती है, मैं चुपचाप नहीं देखूंगा, बस मेरे पीछे रहो। इस मोड़ पर हराका पहले ही दिमाग से डरा हुआ था। सिद्धांत रूप में इतने सारे ब्लैक ड्रैगन सेट के विशेषज्ञों के मौजूद होने पर आरब को अब उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। लेकिन कुछ पल पहले मरते मरते बचने के बाद वो डरता कैसे नहीं? हराका को अनदेखा करते हुए ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय ने अपनी नजर आरब पर डाल दी। शेप शिफ्टिंग लिक्विड फायर अब इस्तेमाल कर रहे हो आरब? तो आखिरकार तुमने अपनी छुपी काबिलियतें जाहिर कर ही दी। ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। आरब ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, चूंकि तुमने मुझे यहां ढूंढ ही लिया ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय, तो तुमने मेरा भेष जरूर देख ही लिया होगा। क्या आरब? हराका का चेहरा तुरंत सदमे से पीला पड़ गया। बिल्कुल अलग दिखने वाले सामने के आदमी को देखते हुए उसने कहा, वरिष्ठ ब्लैक स्कॉर्पियन, क्या आपको यकीन है कि आपने उसे किसी और की जगह नहीं समझा? ये आदमी आरब कैसे हो सकता है? ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय ने हराका की बेवकूफी का मजाक उड़ाने की जहमत नहीं उठाई। आरब को आरब ही होने के लिए हर बार एक जैसा दिखने की जरूरत कब से पड़ गई थी? फिर भी हराका के गुरु से अपनी दोस्ती की वजह से ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय ने शांति से समझाया, भतीजे हराका, आरब ने रूप बदलने की तकनीक का इस्तेमाल किया था। वो सचमुच असली आरब ही है। आरब? तो ये असल में आरब है। कोई हैरानी नहीं कि ये मुझे इतनी बुरी तरह मारना चाहता था। हराका को आखिरकार समझ आ गया। वरिष्ठ ब्लैक स्कॉर्पियन, हमें इसे जरूर मारना चाहिए। मेरी तरफ से बदला लीजिए। हराका की बुज़दिल हरकत देखकर ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय को सच में हैरानी हुई कि उसके दोस्त ने इतना कमजोर शिष्य क्यों रखा। उसने हराका पर ध्यान देना बंद कर दिया और सीधे आरब को देखा। आरब, हमें आखिरी बार मिले हुए काफी वक्त हो गया। उम्मीद है तुम ठीक ठाक हो। बिल्कुल, मैं बहुत ठीक हूं।
आरब ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। इतने ताकतवर दुश्मनों के समूह का सामना करके वो शांत नहीं रह सकता था। जैसा मेरे भतीजे हराका ने कहा, आज जिंदा बचकर निकलने का सपना भी मत देखना। आरब, मरने से पहले क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय ने मुस्कुराकर कहा। आरब को देखकर उसे ऐसा लग रहा था मानो अपनी ही कोई उपलब्धि देख रहा हो। आरब को पकड़ना सचमुच बहुत बड़ा इनाम दिलाएगा। आरब ने एक गहरी सांस ली और शांति से पूछा, ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय, मैं बहुत उत्सुक हूं। आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? कोई मतलब नहीं बनता। मैंने अपना रूप बदला और जानवी ने भी अपना रूप बदला। तुम्हें हमें ट्रैक नहीं कर पाना चाहिए था। सच है, शुरू में हमारे पास तुम्हें ढूंढने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आरब, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस दुनिया में ऐसे खजाने हैं जो किसी की ऊर्जा को पकड़कर उसके स्रोत का पता लगा सकते हैं। ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय जोर से हंसा। आरब का दिल हल्का सा कांपा। फिर उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम्हें कभी मेरी ऊर्जा पकड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए था। सही कहा, हमें तुम्हारी ऊर्जा पकड़ने का मौका कभी नहीं मिला, लेकिन हम जानवी की ऊर्जा पकड़ सकते थे। हाँ, ये बेवकूफ लड़की बार बार पकड़ी जाती रही फिर भी आज तक नहीं समझ पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये न होती तो हम तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाते। आरब, सच कहूं तो मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता और काबिलियतों की सचमुच तारीफ करता हूं। तुम इतनी ताकतों से छिपने में कामयाब रहे। बदकिस्मती से आज तुम्हारी किस्मत खत्म हो रही है। ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय और भी जोर से हंसा। ये सुनते ही जानवी का शरीर कांप गया। तो आखिरकार वो बस एक बोझ ही थी। उसने अपने गुरु की मौत का कारण बनी और अब उसने आरब को भी खतरे में डाल दिया। जानवी वहां खड़ी सुन्न सी हो गई। उसका दिमाग पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। उसी पल आरब की आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंजी, मिस जानवी, शांत हो जाइए। आरब ने मानसिक रूप से चिल्लाकर कहा। जानवी को आखिरकार होश आया और उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, आरब, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। मिस जानवी, अब इसके लिए वक्त नहीं है। हम अब भी बच सकते हैं जब तक आप मेरी बात सुनेंगी। हम इस खतरे से निकल सकते हैं, आरब ने गंभीरता से कहा। जानवी को मुश्किल से यकीन हो रहा था। कांपते हुए उसने पूछा, आरब, क्या ये सच है? हाँ, सच है। मिस जानवी, ग्रेट शिफ्ट गोल्ड बीड इस्तेमाल करो और तुरंत भाग जाओ। भागने के बाद व्हाइट डोम प्रांत के जेनफेंग पर्वत जाओ और वहां मेरा इंतजार करो। मैं आपको घूम लूंगा, आरब ने कहा। जानवी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जवाब दिया, आरब, अगर मैं सिर्फ तुम पर बोझ हूं तो तुम्हें ही ग्रेट शिफ्ट गोल्ड बीड इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। मैं इसे तुम्हें दे दूंगी। मेरे अकेले भागने का क्या फायदा? वो पहले ही मेरी ऊर्जा ट्रैक कर सकते हैं। मैं बस तुम पर बोझ बनी रहूंगी। वो आरब के साथ भागना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो दोनों साथ बच जाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि अब ये नामुमकिन था। मिस जानवी, मुझे खुशी है कि आप समझती हैं कि आप मुझ पर बोझ हैं, लेकिन ध्यान से सोचिए, अगर आप यहाँ रुकी तो और भी बड़ा बोझ बन जाएंगी। मैं पहले भी कई ताकतवर दलों के हाथों से बच चुका हूं, इसलिए ये लोग मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। जल्दी जाइए, मैं बाद में आपकी ऊर्जा की समस्या हल कर लूंगा। जल्दी कीजिए, आरब चिल्लाया। वो बखूबी जानता था कि अगर उन्होंने और देर की तो बहुत देर हो जाएगी। जानवी पूरी तरह आरब की बातों से हिल गई। एक पल की हिचकिचाहट के बाद आरब की अविश्वसनीय काबिलियतों को याद करते हुए उसे एहसास हुआ कि यह रुकने से सिर्फ उसके लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। बिना और वक्त गवाए उसने तुरंत ग्रेट शिफ्ट गोल्ड बीड निकाली। जैसे ही ग्रेट शिफ्ट गोल्ड बीड प्रकट हुई, जानवी का शरीर झिलमिलाया। पल भर में सुनहरी रोशनी हर तरफ बेतरतीबी से फैल गई। ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय उस सुनहरी रोशनी का मतलब तुरंत समझ गया और उसके चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए। ये तो बुरा हुआ, वो चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जानवी उस सुनहरी रोशनी में पूरी तरह गायब हो गई। यही ताकत थी ग्रेट शिफ्ट गोल्ड बीड की। ये किसी को भी पलक झपकते पूरे साम्राज्य से बहुत दूर टेलीपोर्ट कर सकता था। इसकी मशहूरी झूठी नहीं थी। आरब भी इसके असर को देखकर दंग रह गया। ये देखकर उसे अपने 1000 मील की तत्काल यात्रा तावीज की कमजोरी का एहसास हुआ। साथ ही इसने उसे कई नए आइडिया भी दिए। ये आइडिया बहुत कीमती थे। इनसे उसे भविष्य में 1000 मील की तत्काल यात्रा तावीज को और बेहतर बनाने की प्रेरणा मिली। लेकिन अभी उसे सबसे पहले अपने सामने खड़े खतरे से निपटना था। उसने जानवी को पहले भागने दिया क्योंकि उसे कुछ हद तक भरोसा था कि वो खुद भी भाग सकता है। हालांकि पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। इस बार
ब्लैक ड्रैगन सेक्ट बहुत ही ताकतवर लाइनअप लेकर आई थी। खासकर ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय, उसकी ताकत एक खौफनाक स्तर तक पहुंच चुकी थी। आरब को पूरा भरोसा नहीं था कि वो उससे बच पाएगा। इस बार उसके पास तियांडू डिवाइन कंट्री भी नहीं थी जो उसे भागने में मदद करती। उसी वक्त ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय बेहद गुस्से में लग रहा था। उसने आरब को घूरा और ठंडे स्वर में कहा, आरब, जानवी भले ही भाग गई, लेकिन क्या तुझे लगता है कि ये मामला खत्म हो गया? हम उसकी ऊर्जा को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाए, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। लेकिन तू, आरब, तू कहाँ भाग सकता है? हराका बेसब्र होकर चिल्लाया। ब्लैक स्कॉर्पियन सीनियर, उससे बात करके वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? बस उसे मार डालो। अब जब उसने इतना ताकतवर लाइनअप देख लिया तो उसका सारा पुराना डर गायब हो गया। उसने नफरत से आरब को घूरा, नहीं, उसे इतनी जल्दी मत मारो। मैं उसकी नसें निकालकर जिंदा खाल खींचूंगा। मैं उसे इतनी तड़प दूंगा कि वो मरने की दुआएं मांगेगा। पहले आरब के मन में हराका के लिए इतनी तेज जान लेने की इच्छा नहीं थी। उसका ध्यान ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय और बाकी लोगों से बच निकलने पर ज्यादा था। लेकिन इतनी बेरहम बातें सुनने के बाद आरब को इतना गुस्सा आया कि वो हंस पड़ा। उसने ठंडे स्वर में कहा, बहुत अच्छे हराका, क्या तुझे सच में लगता है कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट तेरी हिफाजत कर रहा है? तो मैं तुझे मार नहीं सकता। पहले तो हराका ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने आरब की बर्फीली आंखें देखी तो उसका शरीर बिना काबू के कांप उठा। ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय का मन किया कि हराका को बेकार होने के लिए डांटे, क्योंकि इतने सारे लोगों की हिफाजत के बावजूद वो डर रहा था। लेकिन हराका के मास्टर की वजह से उसने अपना गुस्सा रोका और कहा, भतीजे हराका, डरो मत। हमारे पास 20 से ज्यादा युद्ध सम्राट रैंक के पहले और दूसरे स्तर के लड़ाके हैं, तीसरे स्तर के 3, और मैं खुद युद्ध सम्राट रैंक के 5वें स्तर पर हूं। आरब आज बच नहीं सकता और वो निश्चित रूप से तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरअसल ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय ने पहले ही आरब की ताकत को बहुत ज्यादा आंक लिया था, लेकिन क्योंकि उसे पहले आरब के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी, इसलिए वो बहुत सावधान हो गया था। उसे डर था कि आरब फिर से बच निकलेगा, इसलिए इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया था। इतनी मजबूत लाइनअप के साथ आरब का यहां मरना लगभग तय होना चाहिए था। ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय की बातें सुनकर और लाइनअप देखकर हराका का आत्मविश्वास वापस लौट आया। हाँ, आरब, क्या तुझे सच में लगता है कि तू अमर है? तू मुझे मारना चाहता है? पहले अपनी जान बचाने की चिंता कर। आरब ने धीरे धीरे सिर हिलाया। चूंकि हराका को उस पर यकीन नहीं था, तो वो उसे यकीन दिलाएगा। उसी वक्त आरब ने देव संहारक भाला निकाल लिया। अब इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था। अग्नि तत्व जानवर को पहले ही इसके बारे में पता था, और अगर ब्लैक ड्रैगन सेक्ट को भी पता चल भी गया तो वो ये खबर नहीं फैलाएगी। वो सिर्फ ये खजाना अपने लिए चाहेगी। इसलिए आरब को अब कोई परवाह नहीं थी। सबकी निगाहें उस भाले पर टिक गई। ये क्या है? ये उस भाले से अलग है जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। वो सब महसूस कर सकते थे कि देव संहारक भाला कितना असाधारण था। हाँ, आरब, मुझे ये एहसास बहुत पसंद है। यही तो वो लय है जो मुझे चाहिए। मेरी ताकत का अच्छे से इस्तेमाल कर और मैं वादा करता हूँ तुझे मजा आएगा। देव संहारक भाला जोश से हंसा। बोलने वाला भाला, ये क्या हो रहा है? भीड़ हैरान रह गई। आरब ने सबको नजरअंदाज किया और देव संहारक भाला को हराका की तरफ इशारा किया। खेल खत्म। जैसे ही आरब ने भाला आगे बढ़ाया, पूरा इलाका खामोश हो गया। काली समानांतर रेखाएं बिजली की गति से पूरे अंतरिक्ष में फैल गई। ये हमला हराका और उसके आसपास मौजूद सभी ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के लड़ाकों पर था। सावधान! उस खौफनाक ताकत को भांपते ही ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय चिल्लाया, लेकिन उसकी चेतावनी बेकार थी। सबको खतरा महसूस हो चुका था। हराका को ये एहसास सबसे ज्यादा साफ हो रहा था, क्योंकि आरब की जान लेने की इच्छा सीधे उसी पर निशाना थी। वो पूरी तरह घबरा गया। मुझे बचाओ सीनियर्स, मुझे बचाओ। ब्लैक स्कॉर्पियन सीनियर, मेरा मास्टर आपका दोस्त है, कृपया मुझे बचा लो। लेकिन अब किसी को उसकी परवाह नहीं थी। आमतौर पर वो उसकी हिफाजत करते, लेकिन अब हर किसी को बस अपनी जान बचाने की पड़ी थी। काली रेखाएं पल भर में गुजर गई। हराका की ऊर्जा पूरी तरह गायब हो गई। वो मर गया। उसी वक्त युद्ध सम्राट रैंक के पहले और दूसरे स्तर के कई लड़ाके या तो मारे गए या बुरी तरह घायल हो गए। सिर्फ कुछ युद्ध सम्राट रैंक के तीसरे स्तर के लड़ाके और ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय बमुश्किल बच पाए। ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय डर से कांप उठा। जब वो सदमे से उभरा तो गुस्से से दहाड़ा। आरब,
मैं तुझे जान से मार दूंगा। अगर सिर्फ हरा का मरा होता तो भी चल जाता, लेकिन वो ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की सबसे बेहतरीन फौज यहाँ लेकर आया था। अब आरब के एक ही हमले ने उनमें से आधे से ज्यादा को खत्म कर दिया। वो वापस जाकर लोकेसान सैनी को ये बात कैसे समझाएगा? आरब ने उसके गुस्से को नजरअंदाज किया। देव संहारक भाला का इस्तेमाल करने से उसकी सारी मूल पूरी तरह खत्म हो गई थी, इसलिए उसने फौरन एक मूल ऊर्जा चेतना रून निकाला। देव संहारक भाला हर हमले के साथ उसकी सारी ऊर्जा चूस लेता था। आरब ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। उसे लगता था कि सिर्फ युद्ध पूर्वज रैंक या उससे भी ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद ही वो सचमुच इस भाले का आजादी से इस्तेमाल कर पाएगा। फिलहाल हर बार इस्तेमाल करने पर उसकी सारी मूल ऊर्जा खत्म हो जाती थी। यही वजह थी कि उसने मूल ऊर्जा चेतना रून तैयार किया था। ये तावीज उसकी सारी मूल को तुरंत वापस चरम स्तर पर ला सकता था। एक भाले के हमले ने सब कुछ खत्म कर दिया था। रून उसे फिर से हमला करने की ताकत देगा। आरब ने रून को कसकर पकड़ लिया, दूसरा हमला करने के लिए तैयार। आरब ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय गुर्राया। उसकी आवाज जान लेने की इच्छा से भरी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो डरा हुआ था। आखिरकार आरब के पहले हमले ने उनके लगभग पूरे ग्रुप को तबाह कर दिया था। फिर भी उसने कुछ नोटिस किया। आरब की ऊर्जा बहुत कमजोर हो गई थी। समझ गया, ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय चिल्लाया। मुझे नहीं पता कि वो भाला किस तरह का हथियार है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के बाद तेरे पास लगभग कोई ताकत नहीं बची। मूल के बिना तू बस चुपचाप मर सकता है। आरब ने शांति से जवाब दिया, तुम गलत हो। मैं एक से ज्यादा हमले कर सकता हूँ। अपनी बात खत्म करते ही उसने मूल ऊर्जा चेतना रून को मसल दिया। उसमें जमा मूल तुरंत उसके शरीर में दौड़ गई। उसकी खत्म हो चुकी ऊर्जा पूरी तरह वापस आ गई। ये ऐसा था जैसे सूखी हुई नदी में अचानक फिर से पानी भर गया हो। आरब ने अपनी पूरी ताकत वापस पा ली। ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय और बाकी लोगों के चेहरों के भाव बुरी तरह बदल गए। नहीं नहीं, सब घबरा गए। वो सब जानते थे कि देव संहारक भाला कितना खौफनाक था, और अब आरब इसे फिर से इस्तेमाल करने वाला था। नहीं, उसने इस्तेमाल कर दिया था। धमाका! देव संहारक भाला ने फिर से वार किया। काली समानांतर रेखाएं एक बार फिर खौफनाक ताकत के साथ हवा में लहरा गई। जब हमला खत्म हुआ तो युद्ध सम्राट रैंक के पहले और दूसरे स्तर के सारे बचे खुचे लड़ाके पूरी तरह खत्म हो चुके थे। सिर्फ 3 युद्ध सम्राट रैंक के तीसरे स्तर के लड़ाके जिंदा बचे थे, जो बुरी तरह घायल होकर ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय के पास बमुश्किल खड़े थे। ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय खुद भी घायल था, हालांकि वो अब भी जिंदा था। हाँ, इतना मजा, इतने मजे से तो मैंने पहले कभी कत्ल नहीं किया। आरब, अगली बार जब ऐसा कोई मजेदार काम हो तो मुझे फिर से बुलाना। देव संहारक भाला जोश से हंसा, लेकिन आरब गहरे सोच में डूब गया। लगता था कि भाले को कत्ल करने में मजा आता था। खून का स्वाद चखने के बाद ये उत्तेजित हो गया था। इससे आरब को एहसास हुआ कि देव संहारक भाला एक बेहद खतरनाक हथियार था। इस बीच ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय ने मायूसी महसूस की। इतने सारे कुलीन लड़ाके मर गए, फिर भी वो आरब को मारने में नाकाम रहे। वो लोकेसान सैनी को ये बात कैसे समझाएगा? लोकेसान सैनी के गुस्से का सामना करने के बारे में सोचकर ही वो डर से भर गया। वो आरब को पीसकर राख कर देना चाहता था, लेकिन उन 2 खौफनाक हमलों को देखने के बाद उसकी अब खुलकर अपनी जान लेने की इच्छा दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। पहली बार उसने आरब के प्रति डर महसूस किया। उसे डर था कि आरब के पास अब भी तीसरा हमला बाकी होगा। पहले हमले के बाद कई ताकतवर लड़ाके बच गए थे, लेकिन दूसरे हमले के बाद वो भी अब और नहीं झेल पाए। अगर तीसरा हमला होता तो क्या कोई बच पाता? आरब ने ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय की आंखों में डर देखा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। हाँ, ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय अब डर गया था। आरब ने ठंडे स्वर में कहा, ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय, तुम्हारा अंदाजा फिर से गलत है। मैं 2 से ज्यादा हमले कर सकता हूँ। अपनी ब्लैक ड्रैगन सेक्ट से कह देना, अगर वो अब भी मुझे मारना चाहते हैं तो अभी तक वो इस लायक नहीं है। फिर उसने अपनी बाह लहराई और चिल्लाया, भाई सुनहरा पंजा, चलो। सुनहरा पंजा ने फौरन आरब को अपने ऊपर बिठाया और दूर तक गायब हो गया। ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी मुट्ठियां कस गई। वो आरब का पीछा करना चाहता था, लेकिन आखिरकार डर ने उसे रोक दिया। उसे सच में लग रहा था कि आरब अब भी तीसरा हमला कर सकता है। अगर उसने पीछा किया तो शायद मर जाए। आखिरकार उसने अपना गुस्सा निगला और हार मान ली।
बचे हुए युद्ध सम्राट रैंक के तीसरे स्तर के लड़ाके कांपते हुए उसकी तरफ देखने लगे। ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय हैम, उसने अपनी मुट्ठियां भींची और कड़वाहट से कहा, पीछे हटो, हम पहले पीछे हटते हैं। ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय को यह नहीं पता था कि उसने गलत फैसला लिया था। अगर उसने आरब का पीछा किया होता तो आरब के पास जवाबी कार्रवाई का कोई तरीका नहीं था। 2 हमले ही उसकी पूरी हद थे। वो अब तीसरा हमला नहीं कर सकता था। दूसरे हमले का इस्तेमाल करने के बाद ही आरब को सच में एहसास हुआ कि देव संहारक भाला की खपत कितनी खौफनाक थी। भले ही उसके पास और मूल ऊर्जा चेतना रून होते, उसका शरीर अब एक और हमला नहीं झेल सकता था। आरब के तीसरा भाला हमला न कर पाने की वजह साफ थी। उसका शरीर अब और नहीं संभाल सकता था। भले ही उसके पास काफी मूल होती, उसका शरीर अपनी हद तक पहुंचकर फट जाता। यही देव संहारक भाला का खतरनाक साइड इफेक्ट था। अगर बिना पर्याप्त ताकत वाला कोई शख्स जबरदस्ती इसका इस्तेमाल करता तो भाला उसी पर पलट जाता। दूसरे भाले के हमले के बाद आरब का शरीर पहले ही अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका था। आरब को पूरा यकीन था कि अगर उसके पास ताकतवर ताइचू दिव्य शरीर नहीं होता तो उसका शरीर फट चुका होता और वो मर गया होता। उस वक्त आरब सुनहरा पंजा के सिर पर बिना हिले डुले खड़ा था। वो साफ समझ गया था कि वो अभी अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकता था। ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय की आत्मिक समझ अब भी इस इलाके तक पहुंच सकती थी। अगर आरब ने जरा सी भी असामान्यता दिखाई तो ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय तुरंत उसका पीछा कर लेता। युवा मालिक, हम आखिरकार ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय की आत्मिक जांच की सीमा से बाहर आ गए हैं, लूना ने जल्दी से कहा। अच्छा। आरब ने आखिरकार राहत की सांस ली और अचानक खून खांस दिया। उसके मुंह से खून बह निकला। वो सचमुच अपनी हद तक पहुंच चुका था। लगातार 2 भाले के हमले करना उसके झेलने की क्षमता से कहीं ज्यादा मुश्किल था। युवा मालिक, क्या आप ठीक हैं? सुनहरा पंजा और लूना ने चिंता से पूछा। आरब ने एक गहरी सांस ली और पालथी मारकर बैठ गया। उसका चेहरा पीला और कमजोर था। सुनहरा पंजा, मांग जी को बाहर आने को कहो और मुझे बाई क्यूंग साम्राज्य के ज़ेनफेंग पर्वत पर ले चलो। मिस जानवी से मिलने। तुम्हारा शरीर बहुत बड़ा है और आसानी से नजर आ जाता है। मांग जी इस काम के लिए ज्यादा ठीक है। जी, युवा मालिक। सुनहरा पंजा ने अनमने भाव से जवाब दिया और वापस आयामी पेंडेंट में चला गया। आरब ने फिर मांग जी को बुलाया। उसके बाद वो तुरंत बाई क्यूंग साम्राज्य के ज़ेनफेंग पर्वत की तरफ रवाना हो गए। उसी वक्त ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय बचे खुचे कुछ युद्ध सम्राट रैंक के तीसरे स्तर के लड़ाकों के साथ वापस ब्लैक ड्रैगन सेक्ट लौट आया। दरअसल वो लौटना नहीं चाहता था, लेकिन वो बखूबी जानता था कि अगर वो नहीं लौटा तो वो पक्का मारा जाएगा। इसलिए वो बस वापस जाकर लोकेसान सैनी को सब कुछ समझा सकता था, उम्मीद करते हुए कि सेक्ट लीडर उसे माफ कर देगा। लोकेसान सैनी ने तुरंत उस टीम के बीच बहुत बड़ा अंतर देख लिया जो गई थी और जो लौटी। जब वो रवाना हुए थे तो उनके पास कई युद्ध सम्राट रैंक के लड़ाके थे। अब बस कुछ ही लोग जिंदा बचे थे। आलीशान हॉल के अंदर लोकेसान सैनी अपनी कुर्सी पर बैठे और ठंडे स्वर में पूछा, ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय, समझाओ क्या हुआ? बाकी लोग कहाँ हैं? सिर्फ ये छोटा सा ग्रुप क्यों लौटा? ये सुनकर ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय का शरीर कांप उठा। उसने जल्दी से वो सब कुछ समझा दिया जो हुआ था। क्या बाकी सब मर गए? पास में मौजूद एक दूत गुस्से से चिल्लाया। ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय, तुमने इस मिशन को कैसे अंजाम दिया? क्या तुम सुअर हो? सेक्ट लीडर ने तुम्हें इतने सारे युद्ध सम्राट रैंक के लड़ाके दिए थे। अगर तुम्हारा सामना युद्ध सम्राट रैंक के चरम के किसी माहिर से भी हुआ होता तो भी इतना भारी नुकसान नहीं होना चाहिए था। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट कभी एकजुट नहीं थी। कई दूत पहले से ही इस बात से नाखुश थे कि ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय को आरब को मारने का मिशन दिया गया था। अब जब वो नाकाम हो गया तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने उस पर मौखिक हमला करने का मौका ले लिया। ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय, तुम बेकार हो। सही कहा सेक्ट लीडर, इतने सारे युद्ध सम्राट रैंक के लड़ाकों की मौत का जिम्मेदार ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय है। अगर मेरी जगह मैं गया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। दूत लगातार उसे दोष दे रहे थे। उनकी नजरों में अगर उन्हें भेजा गया होता तो आरब अब तक मर चुका होता और उन्हें इनाम मिल रहा होता। अब न सिर्फ आरब जिंदा था बल्कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था। बेशक वो गुस्से में था। सबको अपने ऊपर दोष लगाते देखकर ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय समझ गया कि हालात बहुत खराब हो गए थे। उसने हड़बड़ाकर लोकेसान सैनी की तरफ देखा और बेबसी से गिड़गिड़ाया, सेक्ट लीडर, ये वैसा नहीं है जैसा ये कह रहे हैं। कृपया मुझ पर यकीन कीजिए। आरब बस बहुत ही राक्षसी है।
मुझे नहीं पता कि उसने कौन सा खजाना इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे युद्ध सम्राट रैंक के लड़ाके उसका बिल्कुल विरोध नहीं कर पाए। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे पास खड़े बचे हुए लोगों से पूछ लीजिए। उन सबने अपनी आंखों से देखा। लोकेसान सैनी ने काले मुंह से जवाब दिया, इतने सारे युद्ध सम्राट रैंक के लड़ाके मर गए, फिर भी तुम अकेले बचकर लौट आए। जैसे ही ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय ने यह सुना, उसका दिल बैठ गया। वो जान गया कि कुछ गड़बड़ है। लोकेसान सैनी ने अपना फैसला कर लिया था। अचानक लोकेसान सैनी ने एक उंगली उठाई। पर्पल रोशनी की एक किरण तुरंत ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय के माथे की तरफ निकल गई। ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय ने बचने की कोशिश की, लेकिन किरण बहुत तेज थी। पुची, खून हर तरफ बिखर गया। ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय के माथे में एक बड़ा सा छेद हो गया और वो जमीन पर गिरकर मर गया। ये नजारा देखकर आसपास खड़े सब लोग कांप उठे। उन्होंने एक ही साथ डर और राहत दोनों महसूस की। लोकेसान सैनी ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम लोग इस मामले में क्या सोचते हो? एक दूत ने जवाब दिया, सेक्ट लीडर, हालांकि ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय ने अपनी गलतियां छिपाने के लिए कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर कही होंगी, लेकिन एक बात है जिसमें उसने शायद झूठ नहीं बोला। आरब के पास निश्चित रूप से एक बेहद ताकतवर खजाना है। लोकेसान सैनी ने अपना माथा रगड़ा। बेशक वो ये बात पहले ही समझ चुका था। वो ये भी जानता था कि इस नाकामी का सारा दोष ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय पर नहीं डाला जा सकता था, लेकिन सच्चाई चाहे जो भी हो, ब्लैक स्कॉर्पियन एनवॉय को फिर भी मरना पड़ा। नहीं तो दल के दूसरे लोग इसे स्वीकार नहीं करते। सिर्फ उसे मारकर ही लोकेसान सैनी ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के अंदर के गुस्से को शांत कर सकता था। उसी वक्त लोकेसान सैनी ने ठंडे स्वर में कहा, अनन्या दल भी आरब को पकड़ना चाहता है। मुझे हमेशा अजीब लगता था कि इतने सारे दल उसे सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि उसके पास कोई खजाना है, लेकिन अब ये साफ हो गया है। जरा सोचो, कैसा खजाना है जो इतने सारे युद्ध सम्राट रैंक के लड़ाकों को हरा सकता है? किसी ने फौरन जवाब दिया, क्या ये कोई प्रीमियम जुआंटियान खजाना हो सकता है? दूसरे शख्स ने जोड़ा, अगर हथियार बोल भी सकता है तो शायद ये प्रीमियम जुआंटियान खजाना ही है। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के पास खुद कोई प्रीमियम जुआंटियान खजाना नहीं था, इसलिए सब जोश में चर्चा करने लगे। सेक्ट लीडर, आपका क्या मतलब है? किसी ने सावधानी से पूछा। लोकेसान सैनी ने गंभीरता से जवाब दिया, पहले जानबी की ऊर्जा को ट्रैक करना जारी रखो, उन्हें पकड़ने का इनाम बढ़ा दो, फिर बाई क्यूओंग साम्राज्य, जियांगनान साम्राज्य और आसपास के साम्राज्यों से बाहर जाने के सारे रास्ते पूरी तरह ब्लॉक कर दो। किसी ने जल्दी से जवाब दिया, सेक्ट लीडर, 36 पूर्वी साम्राज्य तो पहले से ही सभी बड़ी ताकतों ने सील कर रखे हैं। आरब को बच निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलना चाहिए। लोकेसान सैनी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। अगर आरब 36 पूर्वी साम्राज्य से बाहर निकल गया तो हमारी ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। अभी हमें पक्का करना है कि वो हमारे इलाके से बाहर न जा सके। वो रुका और फिर बोला, और चूंकि दूसरी ताकतें भी ये खजाना चाहती हैं, तो हमें भी स्वाभाविक रूप से हिस्सा लेना चाहिए। एक प्रीमियम जुआंटियान खजाना बहुत ज्यादा कीमती है। क्या किसी को एतराज है? कोई एतराज नहीं, सबने एक साथ जवाब दिया। लोकेसान सैनी ने सख्ती से चिल्लाकर कहा, तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हो? फौरन हरकत में आओ। 20 दिन बाद बाई क्यूओंग साम्राज्य के ज़ेनफेंग पर्वत की चोटी पर सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत औरत दूर तक देखती हुई चुपचाप खड़ी थी। उसने बहुत देर से कुछ नहीं कहा था। 20 दिन से भी ज्यादा हो गए। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, ये औरत जानबी थी। ग्रेट शिफ्ट गोल्ड बीड का इस्तेमाल करने के बाद वो सीधे बाई क्यूंग साम्राज्य टेलीपोर्ट हो गई थी। आरब के निर्देशों के मुताबिक वो ज़ेनफेंग पर्वत पर रुककर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन 20 से ज्यादा दिन बीत चुके थे और उसने अभी तक आरब को नहीं देखा था। एक दिन बीता, फिर 10 दिन बीत गए और अब तक भी कुछ नहीं बदला था। जिस दिन वो भागे थे उस दिन को याद करके जानबी का कोमल शरीर कांप उठा। मैं कितनी बेवकूफ थी जो सोचा कि वो ब्लैक ड्रैगन सेक्ट से बच सकता है। मुझे इसके बजाय ग्रेट शिफ्ट गोल्ड बीड उसे दे देना चाहिए था। मैं तो बस एक बोझ हूं। पहले मैंने अपनी मास्टर को मुसीबत में डाला और अब उसे भी अपने साथ खींच लिया। ये सोचते हुए उसके चेहरे से आंसू लगातार बहते रहे। उसका दिल अपराध बोध और आत्मग्लानि से भरा हुआ था। उससे ज्यादा बुरा और कोई महसूस नहीं कर रहा था। 20 से ज्यादा दिन बीत चुके थे और आरब का कोई नामो निशान नहीं था। वो बस यकीन नहीं कर पा रही थी कि अगर आरब सचमुच सुरक्षित होता तो उसे ज़ेनफेंग पर्वत तक पहुंचने में इतना वक्त लगता। आरब, जानबी ने चुपचाप अपने दिल में प्रार्थना की। वो पहले कभी किसी के लिए इतनी चिंतित नहीं हुई थी। पहले
ये सिर्फ उसकी मास्टर थी। और अब आरब भी उसके दिल में आ गया था। जानवी बखूबी समझती थी कि यहां ज्यादा देर रुकना खतरनाक था। देर सवेर ब्लैक ड्रैगन सेक्ट उसकी ऊर्जा के जरिए उसे ढूंढ ही लेगी, लेकिन फिर भी उसने जाने से इनकार कर दिया। वो यही आरब का इंतजार करना चाहती थी। उसे देखने के बाद ही वो जाती। अगर वो कभी नहीं आया तो वो हमेशा इंतजार करती रहेगी, या फिर जब तक ब्लैक ड्रैगन सेक्ट आखिरकार उसे पकड़ न ले। जानवी बेहद जिद्दी औरत थी, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग उसे शांति से इंतजार नहीं करने देंगे। मिस जांग, आसपास अचानक कई आवाजें गूंजी। जानवी मुड़ी तो उसकी आंखों में घिन आ गई। उसके पीछे कई जवान आदमी आ खड़े हुए थे। सबकी उम्र 40 से कम थी और उनमें प्रभावशाली ताकत थी। खासकर आगे खड़ा जवान आदमी, जो पहले ही युद्ध समर्थ रैंक के पहले स्तर पर पहुंच चुका था। उसके बाकी साथी निरंकार रैंक के चरम या युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर थे। मिस जांग, लगता है हमारी सचमुच किस्मत है। आज हम फिर से ज़ेनफेंग पर्वत पर मिल गए। आकर्षक दिखने वाला वो जवान लीडर मुस्कुराकर बोला। जानवी ने बेबसी से आह भरी। जब से वो ज़ेनफेंग पर्वत आई थी, ये लोग उसे परेशान करने लगे थे। वहां कई दलों की प्रतिभाओं का एक जमावड़ा हो रहा था। उसके सामने खड़ा ग्रुप दक्षिणी क्षेत्र के पर्वत पीछा दल का था। लीडर का नाम अभिषेक था और उसे एक होनहार प्रतिभा माना जाता था। जानवी को यह भी नहीं पता था कि ये लोग ज़ेनफेंग पर्वत पर क्यों इकट्ठा हुए थे, लेकिन जब से अभिषेक ने उसे पहली बार देखा, वो लगातार उसके पीछे पड़ गया था। पहले ही दिन से उसने उसका पीछा करना बंद नहीं किया। बाद में तो वो चुपके चुपके हर जगह उसके पीछे पीछे आने लगा। इससे जानवी को बेहद घिन होती थी। उसे नफरत थी जब लोग उसकी प्राइवेसी और हरकतों में दखल देते थे, लेकिन अपनी मौजूदा हालत की वजह से वो चुपचाप सब सहती रही थी। बदकिस्मती से उसकी सहनशीलता ने अभिषेक को और भी ढीठ बना दिया। अब वो बेशर्मी से किस्मत की बात कर रहा था। जानवी ने मन ही मन आह भरी। क्या अभिषेक वो शख्स नहीं था जो इस झूठी किस्मत को सबसे अच्छी तरह समझता था? यंग मास्टर अभिषेक, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं यहां किसी का इंतजार कर रही हूं। जानवी ने नरमी से जवाब दिया। अभिषेक ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं मिस जांग, तुम्हारे दोस्त के आने से पहले हम साथ बैठकर थोड़ी चाय क्यों नहीं पी लेते? यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है, इसका मजा न लेना बर्बादी होगी। माफ करना, मैं सिर्फ अपने दोस्त का इंतजार करना चाहती हूँ, जानवी ने रूखे स्वर में जवाब दिया। अभिषेक ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ी। मिस जांग, तुम्हारा दोस्त शायद कोई औरत ही होगा, है ना? अगर ऐसा है तो उसे हमारे साथ चाय पीने से कोई दिक्कत नहीं होगी। माफ करना, वो एक मर्द है। जानवी को अब और भी घिन होने लगी। उसने अभिषेक जैसा बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा था। हालांकि अभिषेक के चेहरे पर कोई फर्क नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से कोस रहा था। उसे अपमानित महसूस हुआ। अपनी पहचान और हैसियत के साथ आमतौर पर कई औरतें उसके पीछे भागती थी। ये पहली बार था जब उसने किसी औरत के लिए खुद को इतना नीचे गिराया था। गुस्सा महसूस करते हुए उसने चुपके से अपने अधीनस्थों को एक आत्मिक संचारण संदेश भेजा। अधीनस्थ तुरंत उसका मतलब समझ गए। मिस जांग, चाहे तुम्हारा अपने दोस्त के साथ जो भी रिश्ता हो, हम फिर भी मानते हैं कि सिर्फ हमारा यंग मास्टर अभिषेक ही तुम जैसी खूबसूरती के लायक है। एक अधीनस्थ ने जल्दी से अकड़कर कहा। आखिरकार हमारे यंग मास्टर अभिषेक ने इतनी कम उम्र में युद्ध समर्थ रैंक के पहले स्तर तक पहुंच गए हैं। उनकी प्रतिभा सचमुच असाधारण है। अभिषेक का चेहरा तुरंत गर्व से भर गया। उसका दल, पृष्ठभूमि और ताकत 36 पूर्वी साम्राज्य में उसका सबसे बड़ा भरोसा थे। हालांकि उसे अपने खुद के क्षेत्र में शीर्ष स्तर का नहीं माना जाता था, फिर भी यहाँ 36 पूर्वी साम्राज्य में वो निश्चित रूप से एक बेहतरीन प्रतिभा था। बहुत कम जवान लोग उसकी उम्र में इतना कुछ हासिल कर पाते थे। ऐसी क्या बात थी जो जानवी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई? वो क्यों नहीं रोई और उससे शादी करने की भीख नहीं मांगी? क्या उसके पास इतना गर्व और प्रतिभा नहीं थी जो उसके लायक हो? 36 पूर्वी साम्राज्य में वो अभिषेक एक शीर्ष प्रतिभा माना जाता था। मिस जांगलिंग, तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए। क्या तुम्हारा दोस्त हमारे यंग मास्टर की तुलना कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी खूबसूरती और प्रतिभा के साथ तुम्हें किसी भी मामूली इंसान के लिए खुद को नीचा नहीं गिराना चाहिए। जांगलिंग वो नकली नाम था जो जानवी इस्तेमाल कर रही थी। आखिरकार वो हमेशा अपनी असली पहचान से बाहर नहीं रह सकती थी, खासकर अब जब ब्लैक ड्रैगन सेक्ट उसका शिकार कर रही थी। आमतौर पर
जानवी आरब का अपमान करने के लिए इन लोगों पर पहले ही हमला कर चुकी होती, लेकिन ये नौकर बिना रुके ऐसे बोल रहे थे जैसे सच में उसकी परवाह करते हों। अगर कोई और औरत होती तो शायद ऐसी मीठी मीठी बातों से सचमुच प्रभावित हो जाती। वो सोचती कि अपनी खूबसूरती और प्रतिभा के साथ अगर कोई बेहतर मिल सकता है तो एक ही मर्द के साथ क्यों रहना। लेकिन जानवी अलग थी। वो कोई चंचल इंसान नहीं थी, और एक चंचल इंसान भी आसानी से बता सकता था कि आरब और अभिषेक में से बेहतर कौन था। फिर भी अभिषेक खुद इस बात से पूरी तरह बेखबर लगता था। उसके नौकरों की बात खत्म होने के बाद वो गर्व से आगे बढ़ा। मिस जांग, मेरे नौकर शायद सीधे सीधे बोलते हैं और ऐसी बातें कह देते हैं जो तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सही है। मैं भी मानता हूं कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे लायक हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम किसी बेकार अजनबी के झांसे में नहीं आओगी। उसे लगा कि अब वो वक्त आ गया है जब जानवी को सच्चाई समझनी चाहिए, लेकिन जानवी शांत और दृढ़ रही। यंग मास्टर अभिषेक, अगर तुम सिर्फ ये बातें कहने आए हो तो माफ करना, हमारे पास तुम्हारे साथ देने का वक्त नहीं है। अभिषेक के चेहरे पर अंधेरा छा गया। जांगलिंग, हद से ज्यादा मत बढ़ो। तभी एक और आवाज ने अचानक उसे टोक दिया। मिस जांग। जानवी चौंकी और जल्दी से मुड़ी। उसने एक बिल्कुल अनजान चेहरा देखा। तुम? उसने त्योरी चढ़ाकर पूछा। वो आदमी हल्की मुस्कान दिया। मिस जांग, क्या तुम भूल गई? मैं वही शख्स हूं जिसने तुम्हें ज़ेनफेंग पर्वत पर मेरा इंतजार करने को कहा था। तुम तो। जानवी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। जैसे ही उसने वो शब्द सुने वो तुरंत समझ गई कि ये शख्स कौन है। सबसे अहम बात, वो आवाज और मुस्कान बेहद जानी पहचानी लग रही थी। ये आरब था। जानवी को इस बात का पूरा यकीन था। उसकी आंखें तुरंत आंसुओं से भर गई। उसने आखिरकार उसका इंतजार कर लिया था। आरब अब भी जिंदा था। वो सचमुच जिंदा था। जब तक वो जिंदा था सब ठीक था। उसके सामने खड़ा अजनबी सचमुच आरब ही था। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की नजरों से बचने के लिए उसने फिर से अपना भेष बदल लिया था। हालांकि रास्ते में उसे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसे आने में देर हो गई। सबसे बड़ी समस्या मांग जी की वजह से आई। हालांकि मांग जी राक्षसी जानवरों में बेहद दुर्लभ नहीं था, फिर भी 36 पूर्वी साम्राज्य के इंसान उसे असामान्य मानते थे। इसी वजह से कई लोगों ने उसे देखकर लालच कर लिया। चूंकि आरब घायल था और अपनी मूल वापस पाने में व्यस्त था, वो यात्रा के दौरान ज्यादा लड़ नहीं सकता था। इससे स्वाभाविक रूप से देरी हो गई। लेकिन आरब का आना तुरंत अभिषेक के लिए नागवार हो गया। अभिषेक ने दुश्मनी भरी नजरों से आरब को घूरा। ये साफ था कि आरब ही वो रहस्यमयी दोस्त था जिसका जानवी इंतजार कर रही थी। जानवी ने अपने आंसू पोंछे और जल्दी से खुद को शांत किया। जब तक तुम सुरक्षित आ गए वही काफी है। चलो चलते हैं। ठीक है, आरब ने सिर हिलाया। दोनों ने तुरंत साथ जाने की तैयारी की। लेकिन अभिषेक का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने जानवी का पीछा करने में कई दिन बिताए थे। हालांकि उसने दावा किया था कि वो सिर्फ 1 महीना उसका पीछा करेगा और फिर ताकत का इस्तेमाल करेगा। फिर भी उसने उस पर बहुत मेहनत बर्बाद की थी। वो कैसे होने दे सकता था कि आरब अचानक आए और उसे ले जाए? रुको, अभिषेक ने ठंडे स्वर में कहा। जानवी ने एक गहरी सांस ली और मुड़ी। यंग मास्टर अभिषेक, अब तुम्हें और क्या चाहिए? मेरा दोस्त अब यहाँ आ गया है, जैसा कि तुम देख सकते हो। अभिषेक ने अपने बदसूरत चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान ला दी। मिस जांग, क्या तुम्हें याद है मैंने पहले क्या कहा था? तुम्हें अपनी हैसियत और काबिलियत समझनी चाहिए। हर कोई तुम्हारे साथ खड़े होने लायक नहीं है। मिसाल के तौर पर, क्या तुम्हारे इस दोस्त को पहले अपने आप को नहीं देखना चाहिए कि वो तुम्हारे पास आने लायक है या नहीं? आरब ने हल्की सी पलकें झपकाई। तो यंग मास्टर अभिषेक का मतलब है कि मैं मिस जांग के लायक नहीं? उसने आने से पहले ही उनकी बातचीत सुन ली थी, इसलिए बेशक वो अभिषेक के इरादे समझ गया था। अभिषेक ने ठंडी हुंकार भरी। कम से कम तुझमें थोड़ी समझ तो है। चूंकि तू समझता है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो मुझे बदतमीजी करने के लिए दोष मत देना। वो पहले से ही ताकत इस्तेमाल करने के लिए तैयार था और अब उसे सही बहाना मिल गया था जानवी के पास से एक नालायक कचरे को हटाने का। लेकिन जैसे ही वो हरकत में आने वाला था, आरब हल्की मुस्कान दी। यंग मास्टर अभिषेक, क्या तुम मुझे कचरा बुला रहे हो? उसकी बात खत्म होते ही आरब ने अपनी आभा छोड़ दी। हवा तुरंत कांप उठी। आरब के शरीर से एक खौफनाक दबाव फैल गया। ये युद्ध समर्थ रैंक के 6ठे स्तर के चरम की आभा थी। जैसे ही ये सामने आई,
अभिषेक और उसके साथ खड़े सब लोग डर से जम गए। उनकी आंखें अविश्वास से फैल गई। तुम। अभिषेक का आत्मविश्वास तुरंत चकनाचूर हो गया। क्या ऐसा नहीं कहा जाता था कि 36 पूर्वी साम्राज्य में एक भी युद्ध समर्थ रैंक की प्रतिभा मिलना बेहद दुर्लभ है? तो फिर ये छठे स्तर का खौफनाक माहिर अचानक कहां से आ गया? एक बेवकूफ भी पहले स्तर और छठे स्तर के बीच का अंतर समझ सकता था। ये फासला बहुत बड़ा था। जैसे ही आरब की आभा फैली, उसने शांति से पूछा, क्यों यंग मास्टर अभिषेक, क्या तुम अभी मुझे कचरा बुला रहे थे? बिल्कुल नहीं। अभिषेक ने बदसूरत मुस्कान के साथ जल्दी से जवाब दिया। ये कैसा मजाक था? अगर आरब कचरा था तो फिर वो क्या था? ओह, तो शायद मैंने गलत सुन लिया। आरब ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ी। उससे एक खतरनाक एहसास फैल गया। ये साफ तौर पर अभिषेक के लिए एक चेतावनी थी। अभिषेक ने तुरंत इसके पीछे का मतलब समझ लिया। आरब उसे बता रहा था कि बेवकूफी भरी हरकत ना करे, नहीं तो वो बुरी तरह मरेगा। अगर ये पहले की बात होती तो अभिषेक अकड़कर हंस पड़ता, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं हंस पा रहा था, क्योंकि वो जानता था आरब मजाक नहीं कर रहा था। आरब के पास सचमुच उन सबको मार डालने की काबिलियत थी। आखिरकार युद्ध समर्थ रैंक के छठे स्तर के माहिर के सामने उनका छोटा सा ग्रुप क्या कर सकता था? अगर वो सब एक साथ भी हमला करते तो शायद आरब को छू भी नहीं पाते। आरब ने शांति से कहा, मिस जान, चलो चलते हैं। ठीक है। जानवी ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। अभिषेक ने दोनों को जाते हुए देखा और पूरी तरह अपमानित महसूस किया। कुछ ही पल पहले उसने गर्व से अपने नौकरों को आरब का मजाक उड़ाने और ये कहने का आदेश दिया था कि कोई भी कचरा जानवी के लायक नहीं है, लेकिन अब आरब की तुलना में वो खुद कचरे जैसे लग रहे थे। यंग मास्टर, क्या हम सच में उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? एक नौकर ने वफादारी दिखाने की कोशिश करते हुए गुस्से से पूछा। अभिषेक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हम और क्या कर सकते हैं? क्या तुम उससे लड़ सकते हो? वो युद्ध समर्थ रैंक के छठे स्तर पर है। अगर हम सब एक साथ भी हमला करें फिर भी हम उसके मुकाबले के नहीं होंगे। नौकर ने बदतमीजी से मजाक उड़ाया। तो क्या हम पर्वत पीछा दल से हैं? क्या हम बस इस अपमान को चुपचाप पी जाएंगे? चलो चुपके से उनका पीछा करते हैं, पता लगाते हैं कि वो कहाँ जाते हैं, और फिर और ताकतवर लोगों को लाकर उसे मार डालते हैं। जो भी यंग मास्टर को नाराज करने की हिम्मत करता है उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। चटाक। अभिषेक ने अचानक नौकर के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। नौकर उलझन में लड़खड़ा गया। अभिषेक ने जल्दी से इधर उधर घबराई हुई नजरों से देखा और फिर खाली हवा में इज्जत से बोला, मेरे साथी भाई, मेरे नौकर अनजान और बदतमीज हैं। कृपया उनकी अपमानजनक बातों को माफ करें। ये कहने के बाद आसपास सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद ही अभिषेक ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसके साथ खड़े नौकर पूरी तरह दंग रह गए। उनमें से किसी की भी अब बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तुम बेवकूफ हो, अभिषेक ने गुस्से से कोसा। क्या होता अगर वो शख्स ज्यादा दूर नहीं गया होता और चुपके से हमारी बातें सुन रहा होता? तुम्हारी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यंग मास्टर को तुम बेवकूफों ने अपने साथ घसीट लिया तो मरने के बाद भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तब जाकर नौकरों को समझ आया कि अभिषेक ने इतनी इज्जत से बात क्यों की थी। अभिषेक ने ठंडे स्वर में जारी रखा, मैं तुम सबको चेतावनी देता हूं, उस शख्स का जिक्र दोबारा मत करना। युद्ध समर्थ रैंक का छठे स्तर का माहिर पहले से ही काफी खौफनाक होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक है उसकी उम्र। इतनी कम उम्र में उस स्तर तक पहुंचने वाले के पीछे निश्चित रूप से कोई अविश्वसनीय पृष्ठभूमि होती है। क्या तुम्हें लगता है कि उसकी पृष्ठभूमि हमारे पर्वत पीछा दल से कमजोर होगी? अभिषेक ये बात साफ समझता था। कोई प्रतिभा जितनी ताकतवर और प्रतिभाशाली होती है, इस बात की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है कि वो किसी शक्तिशाली दल या कबीले से हो। हर साल वो बड़ी ताकतें प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती के लिए जी जान से लड़ती थी। सबसे बेहतरीन प्रतिभाएं हमेशा उन्हीं के हाथ लगती थी, और उन शक्तिशाली ताकतों के समर्थन के साथ वो प्रतिभाएं बहुत कम उम्र में ही खौफनाक ऊंचाइयों तक पहुंच जाती थी। बिल्कुल आरब की तरह। अभिषेक ने अपने अधीनस्थों को घूरा, तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो यहां से। उसी वक्त आरब और जानवी पहले से ही साथ मिलकर ज़ेनफेंग पर्वत से नीचे उतर रहे थे। ये पक्का करने के बाद कि आरब सुरक्षित है, जानवी ने अचानक रुककर धीरे से कहा, आरब, तुम्हें अकेले ही चले जाना चाहिए। मेरी ऊर्जा पर ब्लैक ड्रैगन सेक्ट ने पहले से ही नजर लगा रखी है। मैं हमेशा के लिए नहीं भाग सकती। जब तक मैं जिंदा रहूंगी वो मुझे ढूंढते रहेंगे। मेरे साथ रहने से तुम्हें सिर्फ मुसीबत होगी। ये सुनकर
आरब मन ही मन मुस्कुराया। जानवी की बातों से वो बता सकता था कि वो सचमुच दयालु थी। उसे बचाना बेकार नहीं गया। खतरे में होते हुए भी वो शांति से दूसरों के बारे में सोच सकती थी। लेकिन आरब को साथियों को छोड़ने की आदत कभी नहीं थी। उसने धीरे से जवाब दिया, मिस जान, मैं तुम्हारी सोच समझता हूं, लेकिन चूंकि मैंने तुम्हें उस वक्त भागने दिया, इसका मतलब है कि मैंने पहले से ही इस हालात की तैयारी कर ली थी। वो हल्की मुस्कान दी। ध्यान से सोचो, अगर मुझे पता होता कि आखिरकार तुम पकड़ी ही जाओगी, तो मैंने पहले ही तुम्हें भागने में मदद करने की जहमत क्यों उठाई। ये सुनकर जानवी ने हल्की सी त्योरी चढ़ाई। वो उसके तर्क को झुठला नहीं सकती थी। अगर आरब ने उसे भागने दिया तो शायद उसने पहले से ही कोई हल तैयार कर लिया था। उसकी आवाज हल्की सी कांपी। आरब, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? ब्लैक ड्रैगन सेक्ट ने पहले ही मेरी ऊर्जा पर नजर लगा रखी है। जब तक मेरी ऊर्जा नहीं बदलती, वो मुझे जरूर ढूंढ लेंगे। शक्ल बदलना आसान है, लेकिन ऊर्जा बदलना बेहद मुश्किल है। ऊर्जा छिपाने में भी बहुत ज्यादा ताकत खर्च होती है, और आम लड़ाके ज्यादा देर तक इसे बरकरार नहीं रख सकते। बेशक मुझे ये पता है, आरब मुस्कुराया, लेकिन लंबे समय तक ऊर्जा छिपाने में सक्षम कई खजाने हैं। जानवी की आंखें हैरानी से खेल गई। सचमुच तुम्हारे पास ऐसा कोई खजाना है? आरब ने अजीब तरह से खांसा। खैर, ठीक ठीक तो नहीं। जानवी ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। तो फिर ऐसे क्यों कहा? आरब मुस्कुराया। हालांकि मेरे पास ऐसा कोई खजाना नहीं है, मेरे पास और तरीके हैं। मैं तुम्हारी ऊर्जा छिपाने में मदद कर सकता हूं, और मैं गारंटी देता हूं कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी। ये कहते हुए आरब ने धधकती अग्नि चेतना ब्रश और कई तावीज सामग्री निकाली। जानवी उलझन में दिखी। तुम क्या कर रहे हो? तावीज बना रहा हूं, आरब ने सुस्त अंदाज में जवाब दिया। तुम तावीज भी बना सकते हो? जानवी पूरी तरह हैरान दिखी। उसका छोटा सा मुंह हल्का सा खुल गया, जिससे वो पके हुए लाल सेब की तरह बेहद प्यारी लग रही थी। आरब ने गर्व से मुस्कुराया। जितना ज्यादा तुम मुझे जानोगी, उतना ज्यादा तुम्हें एहसास होगा कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूं। बात करते हुए आरब ने अपने हाथ में पकड़े धधकती अग्नि चेतना ब्रश पर पूरा ध्यान लगा दिया। उसने सावधानी से तावीज बनाना शुरू किया। उसकी हरकतें बहते पानी की तरह सहज और स्वाभाविक थी। जानवी ने चुपचाप उसे गंभीरता से काम करते देखा। बिना एहसास हुए उसका दिल उसकी तरफ और भी गहराई से खिंचने लगा। उसने पाया कि वो आरब की तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होती जा रही थी। ख्यालों में खोई हुई जानवी को याद आया कि वो पहली बार आरब से कब मिली थी। उस वक्त आरब बस एक जवान लड़का था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने सालों बाद वो बड़ा होकर इतना हैंडसम और आकर्षक इंसान बन जाएगा। उस वक्त उसके मन में उसके लिए कोई खास भावना नहीं थी। उसने बस सोचा कि वो एक सोच समझ रखने वाला और चालाक बच्चा था। लेकिन अब जब वो उन यादों को पीछे मुड़कर देखती है, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि किस्मत और यादें कितनी दिलचस्प हो सकती हैं। चाहे आरब सच में उसे भागने में मदद कर पाए या नहीं, वो पहले से ही संतुष्ट थी। कम से कम जो वक्त उसने उसके साथ बिताया, उसने उसे खुश कर दिया था। अगर वो नाकाम हुए तो वो चुपचाप चली जाएगी और आरब के लिए बोझ नहीं बनेगी। अगर वो कामयाब हुए तो वो खुद को खुशकिस्मत मानेगी और उसके साथ सफर जारी रखेगी। इस बीच आरब का तावीज बनाने का हुनर सचमुच हैरतअंगेज था। हालांकि शायद उसे सर्वोच्च तावीज मास्टर नहीं माना जाता, लेकिन वो निश्चित तौर पर एक महान मास्टर कहलाने के लायक था। स्वाभाविक रूप से आत्मिक ताबीज बनाने में उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। बस थोड़ी ही देर में तावीज पूरा हो गया। आरब ने तावीज को पकड़ा और मुस्कुराया। इस तावीज को सार छिपाने वाला तावीज कहते हैं। ये ऊर्जा छिपाने के लिए सबसे बेहतरीन तावीजों में से एक है। इसका इस्तेमाल करने के बाद इसे अपने शरीर पर रखना। अगले 1 महीने के दौरान तावीज धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खर्च करेगा और तुम्हारी ऊर्जा को पूरी तरह ढक लेगा। इस तरह ब्लैक ड्रैगन सेक्ट अब तुम्हें आसानी से ट्रैक नहीं कर पाएगी। तुमने सच में इसे बना दिया? जानवी ने अविश्वास से कहा। उस वक्त उसे लगा कि आरब लगभग चमत्कारी है। आरब हंसा। पहले इसका इस्तेमाल करके देखो। जानवी ने जोश से तावीज स्वीकार किया और जल्दी से इसका इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने इसे अपने शरीर पर रखा, उसने महसूस किया कि एक रहस्यमयी ऊर्जा उसे घेर रही है। उसकी ऊर्जा तुरंत पूरी तरह छिप गई। ये सच में काम करता है। जानवी ने कृतज्ञता से आरब की तरफ देखा। वो जानती थी कि उसने एक बार फिर उसकी बहुत बड़ी मदद की है। उसने उसके लिए जो कुछ भी किया, उसके बारे में सोचकर जानवी ने हल्का सा सिर झुकाया। आरब,
तुमने पहले ही मेरी जान बचाई थी और अब तुमने फिर से मेरी मदद की है। मैं सच में नहीं जानती कि तुम्हें कैसे चुकाऊं। अगले जन्म में भी अगर मैं तुम्हारे लिए एक नौकरानी की तरह काम करूं तो भी ये काफी नहीं होगा। आरब ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। मिस जांग, तुम्हारी मास्टर ने भी एक बार मुझे बचाया था, इसलिए चुकाने की बात करने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट किसी भी पल आ सकती है। पहले यहाँ से चलते हैं। आरब और जानवी के जाने के 10 दिन बाद लोगों का एक ग्रुप अचानक वहां आ पहुंचा जहां वो पहले ठहरे थे। ये लोग ब्लैक ड्रैगन सेक्ट से थे। उनका ग्रुप ताकतवर माहिरों से भरा हुआ था। सब तेज ऊर्जा छोड़ रहे थे, लेकिन उनमें से एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी आभा अजीब तरह से कमजोर थी। उसकी तुलना में बाकी सब मामूली लग रहे थे। उस बूढ़े आदमी की आंखें बेहद छोटी थी, जो लगभग अदृश्य थी। उस वक्त वो अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे खड़ा था और चुपचाप सुन रहा था। इस बीच ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के दूसरे सदस्यों ने एक कंपास पकड़ा हुआ था और इधर उधर खोज कर रहे थे। उनमें से एक ने आखिरकार रिपोर्ट दी, पूर्वज, ज़ेनफेंग पर्वत पर अब कोई नहीं बचा। जानवी की ऊर्जा यहाँ गायब हो गई और अब कंपास उसकी लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा। क्या हो रहा है? बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में पूछा। ये बूढ़ा आदमी दरअसल ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के ताकतवर युद्ध पूर्वज रैंक के माहिरों में से एक था। वो ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का सर्वोच्च बुजुर्ग दुर्गेश था। लोकेसान सैनी के पास व्यक्तिगत रूप से दुर्गेश को बाहर भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार इतने सारे युद्ध सम्राट रैंक के लड़ाके भी आरब को पकड़ने में नाकाम रहे थे। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट एक और नाकामी नहीं झेल सकती थी। यही वजह थी कि लोकेसान सैनी ने दुर्गेश को खुद भेजा था। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि एक युद्ध पूर्वज रैंक का माहिर अब भी आरब का सामना नहीं कर सकता। दुर्गेश ने ठंडे स्वर में कहा, जानवी ने शायद अपनी ऊर्जा छिपाने का कोई तरीका इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन ऐसे तरीके आमतौर पर ज्यादा देर नहीं चलते। खोज जारी रखो। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। बाई क्यूओंग साम्राज्य को पहले ही सील किया जा चुका है। मुझे यकीन नहीं कि आरब और जानवी हमेशा के लिए भाग सकते हैं। जब तक हम ध्यान से खोजते रहेंगे, हम आखिरकार उन्हें ढूंढ ही लेंगे। जी पूर्वज। ग्रुप तुरंत खोज जारी रखने के लिए ठहर गया। दुर्गेश ने भी अपनी आत्मिक समझ छोड़ी और बाकियों के साथ गायब हो गया। 10 और दिन बीत गए। लियांग सिटी, ये शहर बाई क्यूओंग साम्राज्य से बाहर निकलने के जरूरी रास्तों में से एक था। आरब और जानवी वहां कई दिनों से रुके हुए थे, लेकिन इस दौरान आरब एक बड़े मुद्दे को लेकर परेशान हो गया था। शहर छोड़ना बेहद मुश्किल हो गया था। पूरा लियांग सिटी अब लॉकडाउन में था। बाहर से लोग अब भी अंदर आ सकते थे, लेकिन अंदर मौजूद किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वजह साफ थी, ब्लैक ड्रैगन सेक्ट हर जगह आरब की तलाश कर रही थी। सबसे अहम बात, वो उन तरीकों की नकल कर रहे थे जो पहले हाओ हाई साम्राज्य के विभिन्न दलों ने उसे पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए थे। उन्होंने साधना के स्तर, थंडरबोल्ट स्ट्राइक और रूप बदलने वाली तरल आग की जांच की, लेकिन ब्लैक ड्रैगन सेक्ट इससे भी आगे बढ़ गई थी। उनके मानक बेहद सख्त हो गए थे। वो आरब को भागने देने के बजाय गलती से 1000 बेकसूर लोगों को मारना पसंद करते। इसी वजह से कई बेकसूर लड़ाके पहले ही पीड़ित हो चुके थे। यहाँ तक कि जिन लोगों का आरब से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें भी पकड़कर सख्ती से पूछताछ की गई। इससे लियांग सिटी के अंदर हर कोई घबराया हुआ और डरा हुआ था। लगभग किसी की भी अब शहर छोड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। आरब का भी यही हाल था। अगर आम लोगों को गलती से निशाना बनाया जा रहा था, तो ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का मुख्य निशाना होने के नाते वो आसानी से कैसे बच सकता था? पहले आरब को लगा कि ये सख्त जांच सिर्फ कुछ दिन चलेगी, लेकिन उम्मीद के उलट कई दिनों बाद भी हालात बिल्कुल वैसे ही बने रहे। तुम ठीक हो, आगे बढ़ो। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के कई युद्ध समर्थ रैंक के लड़ाके शहर के फाटक पर पहरा देते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तुम वहां, युद्ध समर्थ रैंक का 6ठा स्तर। शक की निगाह से वही रुको, उसे जांच के लिए ले जाओ। तुम ठीक हो, आगे बढ़ो। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के लड़ाकों ने अपना जालिमाना बर्ताव पूरी तरह दिखाया। थोड़े ही समय में बाहर निकलने की कोशिश करने वाले कम से कम आधे लोग पकड़े गए। यहाँ तक कि कुछ युद्ध समर्थ रैंक के 4थे और 5वें स्तर के माहिर भी बेवजह हिरासत में ले लिए गए। ये देखकर आरब ने बेप्सी से सिर हिलाया। क्या ब्लैक ड्रैगन सेक्ट पागल हो गई है? उस वक्त वो एक चाय की दुकान के कोने में चुपचाप बैठा था। अपनी आत्मिक समझ का इस्तेमाल करते हुए उसने शहर के फाटक की स्थिति का ध्यान से निरीक्षण किया और पूरी तरह बेप्सी महसूस की।
उसे सच में कोई आइडिया नहीं था कि लियांग सिटी से कैसे निकला जाए। मैं आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? आरब ने गहराई से सोचते हुए अपना माथा रगड़ा। ये साफ था कि दूसरे शहर में जाने से कोई मदद नहीं मिलेगी। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट ने शायद बाई क्यूंग साम्राज्य से बाहर जाने वाले सभी निकास सील कर दिए थे। उसी वक्त चाय की दुकान दूसरे लड़ाकों की शिकायतों से भरी हुई थी। सब ब्लैक ड्रैगन सेक्ट से बेहद असंतुष्ट थे। ये ब्लैक ड्रैगन सेक्ट वाले पूरी तरह नासमझ हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं युद्ध समर्थ रैंक के 6ठे स्तर पर हूं। उन्होंने मुझे बिना सबूत के हिरासत में ले लिया और वो अब भी मुझे जाने नहीं दे रहे। मुझे शहर के बाहर एक जरूरी काम है। हाँ, तुम सोचते हो कि तुम बदकिस्मत हो। अगर मेरे सेक्ट लीडर ने व्यक्तिगत रूप से मेरी हिफाजत नहीं की होती तो ब्लैक ड्रैगन सेक्ट ने मुझे आरब समझकर कब का मार डाला होता। ऐसा नहीं है कि मुझे आरब से नफरत है, बात बस इतनी है कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट हम सबको कचरा समझती है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? अगर उन्होंने पूरे 36 पूर्वी साम्राज्य को ब्लॉक किया होता तो शायद लोग विरोध करते, लेकिन अभी सिर्फ कई साम्राज्य सील किए गए हैं। सही कहा, बाई क्यूंग साम्राज्य और आसपास के साम्राज्य सब काबू में हैं। शिकायत करने का क्या फायदा? ब्लैक ड्रैगन सेक्ट फिर भी जो चाहे करती है। अगर मैं कभी काफी ताकतवर बन गया तो मैं उन्हें जरूर सजा दूंगा। ध्यान से बोलो, अगर ब्लैक ड्रैगन सेक्ट ने सुन लिया तो सबसे पहले तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। अच्छा, क्या मैं बस थोड़ी सी शिकायत नहीं कर सकता? इन बातचीतों को सुनकर आरब साफ देख सकता था कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट ने पहले ही जनता को गुस्सा दिला दिया था। बदकिस्मती से आम स्वतंत्र साधक ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की तुलना में बस बहुत कमजोर थे। भले ही कई लोग असंतुष्ट थे, बहुत कम लोग खुलकर विरोध करने की हिम्मत रखते थे। ये सब देखकर आरब बस बेबसी से आ भर सकता था और कोई और हल सोचता रहा। लेकिन अचानक बाहर से एक गुस्से भरी दहाड़ गूंजी। लाफान, मैं कसम खाता हूं, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो आवाज बहुत ताकत से भरी थी। आरब के अनुभव से वो तुरंत बता सकता था कि बोलने वाले की ताकत कम से कम युद्ध सम्राट रैंक पर थी। इसने तुरंत आरब का ध्यान खींच लिया। उसकी आत्मिक समझ बाहर फैल गई। जल्द ही उसने देखा कि सड़क के बाहर लोगों का एक ग्रुप जा रहा है। एक गाड़ी के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी एक जवान लड़के को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर दर्द भरे भाव थे। बच्चा सिर्फ 7 या 8 साल का लग रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें खुली हुई थी और मुंह से झाग निकल रहा था। ये साफ था कि वो बहुत दर्द में था। जाहिर है उस अधेड़ उम्र के आदमी की गुस्से भरी दहाड़ बच्चे की हालत से जुड़ी थी। वो आदमी बेचैनी से बच्चे को दवा खिला रहा था। आरब उत्सुक हो गया। ये दोनों साफ तौर पर बाप बेटे थे और बाप युद्ध सम्राट रैंक का माहिर था। काफिले को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी शहर छोड़ने की योजना बना रहे थे। लेकिन अभी आम लोग भी बमुश्किल बाहर जा पा रहे थे। तो फिर आखिर ये अधेड़ उम्र का आदमी कौन था? आरब ने चुपचाप स्थिति का निरीक्षण किया। लियांग सिटी में युद्ध सम्राट रैंक के माहिर बेहद दुर्लभ थे। जब आरब इस बारे में सोच रहा था, चाय की दुकान के अंदर के लोगों ने भी इस मामले पर चर्चा शुरू कर दी। सिटी लॉर्ड के बेटे को फिर से दौरा पड़ गया। पिछले 6 महीनों में ये न जाने कितनी बार हो चुका है। सिटी लॉर्ड की जिंदगी सचमुच मुश्किल है। वो लियांग सिटी पर इतनी अच्छी तरह शासन करते हैं, फिर भी उनका बेटा इस तरह तड़पता है। ये सुनकर आरब ने उत्सुकता से पास में बैठे एक शख्स से पूछा, भाई, क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? जिस शख्स से उसने पूछा वो मोटी भौं वाला एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़े आदमी ने बेसब्र होकर हाथ हिलाया। दफा हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। तुम्हें लगता है मेरे पास तुम्हें सब कुछ समझाने का वक्त है? आरब ने चुपचाप एक स्टोरेज बैग निकाला और उसे मेज पर पटक दिया। बूढ़े आदमी ने पहले तो ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन जैसे ही उसने बैग खोला और अंदर देखा, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने जल्दी से बैग को अपने कपड़ों के अंदर छिपा लिया। अंदर 5 मिलियन साधारण स्पिरिट स्टोन थे। युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर वाले किसी शख्स के लिए ये बहुत बड़ी दौलत थी। मोटी भौं वाला बूढ़ा आदमी तुरंत गर्मजोशी से मुस्कुराने लगा। ये तो बस एक गलतफहमी थी। ये मामला लियांग सिटी में आम जानकारी है। जवान आदमी, तुम जरूर इधर के नहीं हो, है ना? सही कहा, आरब ने सिर हिलाया। इसीलिए मुझे जानने की उत्सुकता है। बूढ़ा आदमी तुरंत समझ गया। ये लियांग सिटी के सिटी लॉर्ड की बदकिस्मती की कहानी है। उस बच्चे के पिता जीदान है, जो लियांग सिटी के सिटी लॉर्ड है। वो बाई क्यूंग मेन सिटी के अतिथि बुजुर्ग भी हैं और बाई क्यूंग साम्राज्य के गर्वित माहिरों में से एक है। आरब ने हल्का सा सिर हिलाया।
एक युद्ध सम्राट रैंक का माहिर स्वाभाविक रूप से इस सम्मान का हकदार था। बूढ़े आदमी ने जारी रखा, सिटी लॉर्ड सचमुच एक अच्छे इंसान है। बाईक्यूंग साम्राज्य में अतिथि बुजुर्ग बनने के बाद भी वो अपने गृहनगर को कभी नहीं भूले। उन्होंने हमेशा लियांग सिटी की अच्छी तरह देखभाल की है। उसने भावुक होकर आह भरी, लियांग सिटी का हर शख्स उनका दिल से सम्मान करता है, यहाँ तक कि मेरे जैसा बूढ़ा आदमी भी उनकी तारीफ करता है। आरब ने धीरे से पूछा, तो फिर बच्चे को क्या हुआ? बूढ़े आदमी का चेहरा तुरंत गुस्से से काला पड़ गया। यही तो सबसे घटिया बात है। किसी को नहीं पता कि जीदान ने लाफान को कैसे नाराज कर दिया, लेकिन लाफान ने बदले में बेरहमी से सिटी लॉर्ड के बेटे को निशाना बनाया। आरब साफ देख सकता था कि बूढ़े आदमी के मन में जीदान के लिए कितना सम्मान था। इससे साबित होता था कि सिटी लॉर्ड का चरित्र सचमुच बहुत अच्छा था। लेकिन आरब एक और चीज के बारे में ज्यादा उत्सुक था। आखिर लाफान कौन है? बूढ़ा आदमी हैरान दिखा। तुम लाफान को नहीं जानते? खैर, आजकल के जवान शायद उसे न जानते हों, क्योंकि उसने दशकों से व्यक्तिगत रूप से कोई कार्रवाई नहीं की है। फिर बूढ़े आदमी ने अचानक पूछा, लेकिन तुम्हें एक और शख्स जरूर पता होगा। कौन? हराका। आरब एक पल के लिए ठिठका और फिर हल्की मुस्कान दी। उनका आपस में क्या रिश्ता है? बेशक आरब हराका को जानता था। आखिरकार हराका उसी के हाथों मरा था। बूढ़े आदमी ने गंभीरता से जवाब दिया, लाफान हराका का मास्टर है। क्या तुम्हें नहीं पता था? उसने सिर हिलाया। तुम्हें क्या लगता है हराका ने हर जगह लोगों को धमकाने और इतनी अकड़ से चलने की हिम्मत क्यों की? ये सब लाफान के समर्थन की वजह से था। फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ एपिसोड लेट होने के कारण आप लोग थोड़े गुस्सा हो, पर यकीन मानो मैं थोड़ा प्रॉब्लम में था। पर आप लोग यकीन नहीं करोगे इसलिए मैं बताता नहीं। पर मैं भी नहीं चाहता मेरा व्यूज कम जाए, इसलिए मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा।